तंदुरुस्त तो हैं? आज दिख रहे हो। हाँ, मैं कह रहा हूँ तुम भाई साहब आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। चलो जी, गुड मॉर्निंग जी। लाइव वाले बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ। हैं? हाँ। ये क्या, ये मेरे चांद तारे आर पार हो गए। चलो कोई नहीं, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग खुशबू, गुड मॉर्निंग शगुन, गुड मॉर्निंग तुलिका, गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग जी। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया, एकदम मस्त मौज बहार। लाइफ बढ़िया चल रही है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही चलनी चाहिए जी। चलो तो एक बार पहले फटाफट से प्रार्थना कर लेते हैं जी। ठीक है जी, उसके बाद फिर अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज हमें लिक्विडेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट करना है। ठीक है जी, ठीक है। एक तो सेक्शन 41, एक सेक्शन 43 को हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आज हम करेंगे वाटरफॉल अरेंजमेंट। ठीक है जी, सेक्शन नंबर 52 एंड 53। ठीक है ना, उसको कंप्लीट करते हमारा लिक्विडेशन प्रोसेस हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर जो बीच वाले सेक्शन है 43, 44, 45, उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब यहां से इसके बाद जो हमारा सेक्शन इंटरलिंक करेगा ना, वो आपका है सेक्शन नंबर, आ जाओ जी, आपका ये रहा 53 जी। ठीक है जी, सेक्शन नंबर 53 जो है अब यहां पे आपका इंटरलिंक करेगा जी। ठीक है, अब इस 53 को स्टार्ट करने से पहले ना एक बार मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहता हूं। एक बात मुझे बताओ जी, सबसे पहले हमने क्या कंप्लीट किया? सबसे पहले हमने कंप्लीट किया अपना सीआईआरपी प्रोसेस जो है वो हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सीआईआरपी अगर कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। अगर सीआईआरपी कंप्लीट नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा फिर क्या होगा, लिक्विडेशन के प्रोसेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे कि अब कंपनी को लिक्विडेट करो। ठीक है, अब लिक्विडेशन सीआईआरपी जो हमने कंप्लीट किया था, लास्ट सेक्शन था 32 कैपिटल ए, मतलब 32 कैपिटल ए तक सीआईआरपी है, 33 से लिक्विडेशन स्टार्ट है। फिर 33 जो हमने सबसे पहले किया, उसने कहा लिक्विडेशन ऑर्डर पास कैसे होगा, वो 33 में ऑर्डर पास हो गया। 33 में ऑर्डर पास हो गया। अब ऑर्डर अगर पास हो गया लिक्विडेशन का, तो अगला स्टेप ये निकल के आता है कि सेक्शन 34 में आपको लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब अगर 34 में लिक्विडेटर अपॉइंट करना है तो फिर सेक्शन 35 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 35 भाई 34 में आपने लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया। अगला निकल क्या रहा है, पावर्स ऑफ लिक्विडेटर, कि लिक्विडेटर की पावर क्या क्या होंगी, वो सारी बातें 35 में है। फिर 36 ये बात कहता है कि एक लिक्विडेशन एस्टेट बना लो, मतलब एक पूल बना लो जहां पे सारा का सारा पैसा तुम इकट्ठा कर दो। भाई जितनी भी कॉर्पोरेट डेटर के एसेट है वो इकट्ठी कर दो, उनको डिस्पोज ऑफ करके जो पैसा आएगा वो इकट्ठा कर दो। ये ऐसा पैसा होगा जो तुम्हें आगे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये काम आएगा सारा का सारा। ये आपका 36 हो गया। फिर सेक्शन 37 ये बात कहता है कि पावर ऑफ लिक्विडेटर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, कि लिक्विडेटर को पावर होंगी हर इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की, वो सारी बातें 37 में है। फिर 38 ने कहा था कि हम क्लेम को क्या करेगा, कलेक्ट करने की पावर है, कंसोलिडेट करने की पावर है, और 39 में वेरीफाई करने की पावर है। ये दोनों सेक्शन आपके इंटरलिंक है। फिर सेक्शन 40 ने क्या बोला था, क्या चीज, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, कि जो भी आपने क्लेम दिए उसमें से कुछ एक्सेप्ट हो सकते हैं, कुछ रिजेक्ट हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है जो एक्सेप्ट हो गए हैं, जो एक्सेप्ट हो गए उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, 41 तुम्हें बताएगा। और जो रिजेक्ट हो गए हैं उसके अगेंस्ट में अपील कैसे करनी है, वो सारी की सारी बातें 42 में लिखी होंगी। ये सारी की सारी बातें अभी तक 33 से लेकर 42 तक हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, चलो री, अब जो क्लेम एक्सेप्ट होना तो हो गया, जो रिजेक्ट होना था हो गया, लिक्विडेशन एस्टेट में पैसा मेरे पास आ गया। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मान लो अब ये आपका ना लिक्विडेशन एस्टेट है, बहुत ध्यान समझना। अब अगर ये लिक्विडेशन एस्टेट है ना, इसमें फॉर एग्जांपल आप एसेट डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, पैसा डालते गए, और पैसा आपका यहां तक भर गया। अब जब ये पैसा यहां तक इकट्ठा हो गया, अब सामने लेने वाले बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो सेक्शन 53 ये बात कहता है कि इस पैसे को तुम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे। 53 तुम्हें बताएगा, इट्स कॉल्ड वाटरफॉल अरेंजमेंट। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो भी सीक्वेंस 53 में लिखा होगा उसी सीक्वेंस में तुम्हें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके अलावा कोई सीक्वेंस नहीं होगा। अच्छा, अब एक बात मेरे को बताऊं, अब 53 में ना, आप जब अभी थोड़ी देर के बाद हम पढ़ेंगे अभी, तो 53 में ऐसा लिखा होगा कि पहले इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। अब कई बच्चों के दिमाग में ना क्वेश्चन आता है, सर जैसे मान लो कोई बंदा दूसरे नंबर पे आ रहा है,
अब अगर मान लो कोई बंदा दूसरे नंबर पे आ रहा है कि उसको पेमेंट दूसरे नंबर पर मिलेगी, अब अगर उसको पेमेंट दूसरे नंबर पर मिलेगी, उसकी पेमेंट बहुत सारी बन रही है, और अगर सारी पेमेंट है और वो सारा का सारा ये गिलास ही खत्म हो जाए, तो फिर तो अगले वालों को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने फिर वहां पर क्या कर रखा है कि लिमिट लगा रखी है कि भैया हम इतनी पेमेंट तुम्हें अभी कर देंगे, फिर अगर कुछ बैलेंस बच गया तो फिर हम बाद में तुम्हें और कर देंगे, बट अभी तुम इतनी ले लो। फॉर एग्जाम्पल कुणाल ने कहा जी मेरे 100 रुपए बनते हैं, कुणाल का नंबर है दूसरा, मैं कहा कुणाल ऐसा कर तेरे 100 बनते हैं, देख भाई बाकियों के भी बनते हैं, तू 50 रुपए भी ले ले, तो 50 रुपए अभी ले ले, मैं बाकियों को देता हूं, अगर कुछ बच गए फिर जो तेरे 50 बचे हैं उसमें से पेमेंट कर दूंगा। कुणाल ने कहा यह भी बात सही है भाई, कुछ तो मुझे मिल रहा है ना। तो गवर्नमेंट यहां पर यह बात बोलेगी सीक्वेंस के अंदर कि आप अगर इनको पेमेंट करोगे, इनको पेमेंट करोगे, इनको पेमेंट करोगे, तो आप इतनी पेमेंट एक बार कर दो, अगर उसके बाद भी कुछ इनका पैसा बच रहा है तो बाद में पेमेंट कर देना, अगर कोई पैसा बचेगा तो यह बात ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से वो सारी की सारी बातें 53 में लिखी हुई हैं जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार यहां पे चेक करना सेक्शन नंबर 53 क्या कहना चाह रहा है जी। अब सेक्शन नंबर 53 कहना चाह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, इसको आप साइड में लिख सकते हो, दैट इज वाटरफॉल अरेंजमेंट, वाटरफॉल अरेंजमेंट अंडर आईबीसी, कि किस तरह से इसका अरेंजमेंट किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन का जी। इट्स कॉल्ड वाटरफॉल अरेंजमेंट। ठीक है नहीं, अब यहां पे एक बार चेक करना वाटरफॉल अरेंजमेंट में क्या लिखा हुआ है, अब बहुत ध्यान से पढ़ना। वो ये बात कहना चाह रहा है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन इन एनी लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। पहली बात तो ये बात कहना चाह रहा है कि इतिहास में, आज तक के इतिहास में पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया और कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, और अगर वो इसके कॉन्ट्रेरी बना हुआ है तो वो सब भाड़ में जाएं, जो अब हम बोलेंगे वो बिल्कुल सही है। मतलब पहली बात इसने क्लियर कर दिया कि भैया जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सही है, ऐसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर किसी एक्ट में तुम्हें पढ़ने को कुछ और मिल रहा है, फॉर एग्जांपल एक एक्ट है, वो ये बात कहता है कि पेमेंट तुम्हें पहले करनी है सिक्योर्ड क्रेडिटर की, अब उसने बोला पेमेंट तुम्हें पहले करनी है सिक्योर्ड की, ये कह रहा है सिक्योर्ड को पेमेंट होगी बट दूसरे नंबर पर होगी, तो अब वो पहले नंबर पर नहीं आएगा क्योंकि इसने उसको ओवररूल कर दिया। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो सिंपल से पता है, जो भी आपने कहीं पढ़ा हुआ है, जो भी कुछ आपने पढ़ा हुआ है वो सब भूल जाओ, अब जो आपको याद रखना है 53 याद रखना है जी बस। फिर वो कहना चाह रहा है द प्रोसीड, कौन सी प्रोसीड? द प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ लिक्विडेशन एसेट shall be distributed in the following order of priority and within such period and in such manner as may be specified by namely। अब namely का मतलब होता है exhaustive list है, namely का मतलब यह है कि exhaustive list है और वही मैनर फॉलो करना है जो आपको नीचे दिया हुआ है। अब बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो आपको प्रॉब्लम पता है कि मैंने क्या बोला कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनको ये लिस्ट रटी हुई है, वो बोलेंगे 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बट एक्चुअल में इसको पढ़ने का तरीका अलग है। मैंने कहा ना आपको रटा होना और समझने में फर्क है, आज आपको फील होगा। तो बहुत ध्यान से पढ़ना। यहां पे उसने क्या क्या बोला है, सबसे पहले पेमेंट करनी है, उसने बोला द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट एंड द लिक्विडेशन कॉस्ट पेड इन फुल। इसका मतलब क्या है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले जो पैसा चुकाया जाएगा ना, जो सीआईआरपी है, जो सीआईआरपी की कॉस्ट है और जो लिक्विडेशन की कॉस्ट है, उसकी पेमेंट तुम सबसे पहले करोगे। मतलब आईआरपी, आरपी हो गया, ठीक है जी, लिक्विडेटर की फीस हो गया या इंटरिम फाइनेंस हो गया, जो भी था, जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट में कवर होता है या जो लिक्विडेशन कॉस्ट में कवर, जो भी लीगल फीस है, एडमिनिस्ट्रेशन फीस है, ये सारी की सारी फीस जो तुम्हारी बन रही है, फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी है। आप समझ सकते हो, इट मींस अगर आप आईआरपी, आरपी या लिक्विडेटर बनते हो, पहली प्रेफरेंस आपको मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने कहा सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम नल कर देंगे। इट मींस अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपकी 5 लाख है तो पहले 5 लाख पूरा चुकाएंगे। क्योंकि अच्छा ऐसा क्यों है, आप मेरे को बताओगे ऐसा क्यों है जी? क्योंकि अगर मान लो पेमेंट आप पहले नहीं करोगे तो कौन लिक्विडेटर कौन बनेगा? वो ये बोलेगा कि मैं तो ये कंपनी पहले लिक्विडेट कराऊं, मैं सारा काम देखूं, मेरी को पेमेंट मिल नहीं रही, तो कोई भी कंपनी का लिक्विडेटर बनेगा ही नहीं ना। कोई आईआरपी, आरपी क्यों बनेगा? और अगर कोई आईआरपी, आरपी लिक्विडेटर नहीं बनेगा तो कंपनी काम कैसे करेगी? तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी पेमेंट जो भी बनती है उसको फुल हम पेमेंट करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन निकल के आ गया? सीआईआरपी और लिक्विडेशन कॉस्ट, इनकी पेमेंट आपको सबसे पहले करनी है।
बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो मेरे पास 15 लाख रुपए की प्रोसीड थी, 15 लाख की प्रोसीड थी, उसमें से 2 लाख इनके बनते थे। अब बताओ क्या करेंगे? 15 माइनस 2 कितने हो गए? 13। अब 13 लाख मेरे पास बैलेंस बचे। अब ये 13 लाख रुपए आगे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने हैं बताने जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट कहना चाह रहा है दी फॉलोइंग डेट, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, दी फॉलोइंग डेट विच शैल रैंक इक्वली बिटवीन एंड अमंग्स द फॉलोइंग। अब अगला उसने पॉइंट बोला वर्कमैन ड्यूज फ्रॉम द पीरियड ऑफ 24 मंथ प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट एंड डेट ओ टू ए सिक्योर क्रेडिटर इन द इवेंट सच सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज लिंकिश सिक्योरिटी इन द मैनर सेट आउट इन सेक्शन 52। अब सुनो ध्यान से, कहना क्या चाह रहे हैं, यहां पे हम लिंक करेंगे 52, अब फिर दोबारा 53 पर वापिस आएंगे। अब सुना उसने ध्यान से क्या बोला, पहला कह रही उसने पहला क्या बोला कि इंसॉल्वेंसी कॉस्ट पे कर दो, लिक्विडेशन कॉस्ट पे कर दो। अब बचे 13 लाख रुपए। अब उसने बोला उस 13 लाख में से जितने भी वर्कमैन ड्यूज हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं वर्कमैन नॉट एम्प्लॉई, एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहे। एम्प्लॉय सीएस एक एम्प्लॉय है, सीएस एक वर्कमैन नहीं है। आपका जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट होता है उसके अंदर वर्कमैन की डेफिनेशन दी है। नॉर्मली लेबर क्लास जो होती है वो इसमें कवर होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा जो भी आपकी लेबर क्लास है, जितने भी आपके वर्कमैन के ड्यूज बनते हैं, सारे नहीं, पिछले 2 सालों के, पिछले 2 सालों के। अगर मान लो कोई वर्कमैन कह रहा है मेरे को 4 साल से सैलरी नहीं मिली, तो भाई 2 साल की अभी मिलेगी, 2 साल की मिलेगी बाद में, अगर कोई पैसा बच गया तो एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना हुआ है, जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाया उसमें बना हुआ है कि 30 महीने के वर्कमैन ड्यूज इतने हैं। अब अगर 30 महीने के हैं तो पहले 24 महीने के निकालने हैं, फिर जो बैलेंस बचे 6 महीने के वो बाद में पेमेंट करेंगे, तब अगर कोई पैसा बचेगा, नहीं तो पेमेंट नहीं करेंगे जी। तो पहली बात तो ये दिमाग में लेके चलना कि वर्कमैन ड्यूज हमें पे करने हैं, बट वर्कमैन ड्यूज हमें सारे पे नहीं करने, पिछले 2 साल के पे करने हैं, उससे पहले के भी पे कर सकते हैं। अगर कोई पैसा बचेगा तो वो बाद में पेमेंट करेंगे, उससे पहले पेमेंट नहीं। अब एक बच्चा कह रहा है सर बाद में कब करेंगे? भाई बाद में कौन सा नंबर है एक बार आप चेक करो, पॉइंट नंबर आप आ जाओ, पॉइंट नंबर ये आ गया जी आपका, ये रहा पॉइंट नंबर एफ पे आओ। पॉइंट नंबर एफ है एनी रिमेनिंग डेट एंड ड्यूज, जितने भी आपके रिमेनिंग डेट और ड्यूज बचे हैं वो पॉइंट नंबर एफ के अंदर पे हो जाएंगे। मतलब पहले गवर्नमेंट ने क्या बोला, पहले पेमेंट होगी ए की, फिर होगी बी की। अब तुम बी में आ रहे हो, तुम बी में आ रहे हो, तुम्हारा पैसा बच गया, उसके बाद करेंगे सी डी ई, अगर वो हो गए एफ, एफ में अगर कोई पैसा बचा हुआ फिर हम तुम्हें पे कर देंगे। बस ये बात ध्यान दो। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बात मेरे को बताना, 2 लाख रुपए इंसॉल्वेंसी कॉस्ट थी, 2 लाख रुपए इंसॉल्वेंसी कॉस्ट थी, 15 लाख रुपए थे, आपने 2 लाख पे कर दिए, बैलेंस कितने बचे? 13। मान लेते हैं 4 लाख इसके बने हैं, 4 लाख इसके बने हैं, तो 13 में से क्या 4-4 लाख चले जाएंगे? यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब यहां पे फॉर एग्जांपल मान लो इसके बने हैं फॉर एग्जांपल 8 लाख, इसके बने हैं मान लो 8 लाख, ये कह रहे मेरे 8 लाख बनते हैं, ये कह रहे मेरे 8 लाख बनते हैं, और प्रोसीड बची है 13 लाख रुपए। अब अगर प्रोसीड 13 लाख रुपए बची है तो इनमें से सबसे पहली प्रेफरेंस किसको मिलेगी? वर्कमैन को मिलेगी या सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलेगी? कैसे मिलेगी जी? आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 13 लाख आपके पास बैलेंस बचे हैं, अब इस 13 में से इसने 8 लाख लेने हैं, इसने 8 लाख लेने हैं। अब अगर मैं चेक करूं इसके 8 लाख निकल सकते हैं, बट इसको 5 मिलेंगे, या इसके 8 लाख निकाल लूं, इसको 5 मिलेंगे। तो इन दोनों में से सबसे पहली प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? क्या पॉइंट नंबर 1 वाले को दी जाएगी या पॉइंट नंबर 2 वाले को दी जाएगी? किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, दोनों को इक्वल रैंक है। उसने क्लियरली बोला ऊपर इक्वली, इक्वली रैंक का मतलब होता है पारी पासु। पारी पासु का मतलब क्या होता है कि भैया अगर 13 लाख रुपए हैं तो भैया 6.5 लाख रुपए तेरे हैं, 6.5 लाख रुपए तेरे हैं, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 1 रुपया भी हम इधर से उधर नहीं करेंगे, बात ध्यान देना चाहिए। तो आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये बात ध्यान देनी है। आपने ये नहीं कहना सर ये पॉइंट 1 पे है, ये पॉइंट 2 पे है, तो पहली प्रेफरेंस इसको है, अगली प्रेफरेंस इसको है, ऐसा नहीं है। उसने ऊपर क्लियरली कह दिया कि यहां पे आपको इक्वली करना है, यहां पे क्या करना है? इक्वली करना है, ये बात ध्यान दो। तो आपको इक्वली रैंक लेके चलना है, मतलब जो पैसा बचेगा इक्वल इसको बांटना है, इसको इक्वल बांटना है। चलो जी, अब ये हमें समझ में आ गया कि वर्कमैन एम्प्लॉय क्या होता है, भाई वर्कमैन ड्यूज क्या होते हैं। अब अगला पॉइंट पढ़ना, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? वो कह रहा है डेट ओ टू ए सिक्योर्ड क्रेडिटर इन द इवेंट ऑफ सच सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज रिलिंक्विश सिक्योरिटी इन द मैनर सेट आउट इन द सेक्शन 52। इसका मतलब क्या है?
ये कोई कोई भी बोल सकते हो, ये किस सिक्योर्ड क्रेडिटर की बात कर रहा है? जिसने अपनी सिक्योरिटी का राइट छोड़ दिया, मतलब अच्छा वो राइट क्यों छोड़ेगा? जब उसके पास एक एसेट है, वो उससे रिकवरी कर सकता है, तो राइट क्यों छोड़ेगा वो? अगर उसको एसेट से पूरा पैसा नहीं मिल रहा, और पहली प्रेफरेंस मिल रही है, तो उसको लग रहा है कि पहली प्रेफरेंस मुझे मिल रही है तो मैं अपना राइट छोड़ देता हूं। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताओ, इधर सुनो ध्यान से। आज जितने भी आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं ना, पहली बात तो समझो, आज जितने भी आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, उस सिक्योर क्रेडिटर के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब सबको पता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक मिस्टर वीजी हैं, मिस्टर वीजी ने मान लो फॉर एग्जांपल बैंक से 50 करोड़ रुपए ले रखे हैं, और 50 करोड़ रुपए की इन्होंने मान लो एक सिक्योरिटी गिरवी रख रखी है। तो ये जो हो गया, बैंक क्या हो गया? बैंक एक सिक्योर क्रेडिटर हो गया। ये बात तो क्लियर है। अब क्या हुआ, अब सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास ना एक राइट है। राइट गवर्नमेंट ने कहा तेरे पास ना दो ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है, या तू अपनी प्रॉपर्टी जो अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, या तो वो तू कर दे अपना रिलिंकिश, या तू इसको इन्फोर्स भी कर सकता है। रिलिंकिश का मतलब क्या कि तू ये त्याग दे। तू कह दे रही मेरे को ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अब बात आई रिकवरी की। अब जब बात रिकवरी की आई तो इनसे पूछा गया कि भाई साहब आपने क्या करना है? तो ये बंदा कहता है मैं तो प्रॉपर्टी बेचूंगा, क्योंकि मैं तो सिक्योर्ड क्रेडिटर हूं, मैं तो प्रॉपर्टी बेचूंगा तो मैं इसे अपनी रिकवरी करूंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर तक अपनी रिकवरी करनी है तो फिर तूने अपना राइट क्या कर दिया? एनफोर्स कर दिया। अब जब वो एनफोर्स करेगा तो दो चीजें होंगी। जब वो राइट इन्फोर्स करेगा तो दो चीजें होंगी। दो चीजें क्या होंगी? जब उसने इन्फोर्स किया, जो वहां से पैसा मिला, या तो वो 50 करोड़ से ज्यादा मिला, या वो 50 करोड़ से कम मिला। उसने अपनी एसेट बेच दी, मान लो रिकवरी हो गई 60 करोड़ की, ऐसा पॉसिबल है, एसेट की वैल्यू बढ़ गई। तो गवर्नमेंट ने कहा देख 50 करोड़ तो अपनी रिकवरी कर लेगा, 10 करोड़ रुपए तो लिक्विडेटर को दे देगा, और लिक्विडेटर इसको पार्ट बना देगा लिक्विडेशन एस्टेट का। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और अगर फॉर एग्जांपल तेरे 50 करोड़ से कम है, मान लो फॉर एग्जांपल रिकवरी हुई 40 करोड़ की, तो 40 करोड़ तूने रिकवर कर लिए, तो तेरे पास 10 करोड़ जो बैलेंस बचे हैं वो तुझे मिलेंगे पॉइंट नंबर एफ के अंदर। फिर पॉइंट नंबर एफ नहीं, पॉइंट नंबर ई के अंदर। एक पॉइंट नंबर ई चेक पढ़ोगे, पॉइंट नंबर ई देखना क्या लिखा है, द फॉलोइंग ड्यू शेल रैंक इक्वली बिटवीन द अमंग। अब उसका सेकंड पॉइंट पढ़ो, डेट ओ टू ए सिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर एनी अमाउंट अनपेड फॉलोइंग द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। जो उसका अनपेड अमाउंट रह गया था 10 करोड़ रुपए, गवर्नमेंट ने कहा मिलेंगे, बट वो पॉइंट नंबर ई के अंदर मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा अगर मान लो उसने अपना राइट रिलिंकिश कर दिया, उसने कहा मैं अपना राइट छोड़ रहा हूं, तो गवर्नमेंट ने कहा देखो री तूने अपना राइट छोड़ा है, ये तूने बहुत अच्छी बात की है भाई, तूने हमारे बारे में सोचा है, तो इसलिए हम तुझे एक बेनिफिट देंगे। अब तुझे हम दूसरे नंबर पे लगा देंगे, 5वें नंबर पे लगाने की बजाय। तो अगर किसी ने अपना राइट छोड़ दिया है तो फिर गवर्नमेंट ये बात कहती है फिर वो दूसरे नंबर पे लग जाएगा। किनके साथ लगेगा? अकेला नहीं, वर्कमैन के साथ लगेगा। तो ये सिक्योर्ड क्रेडिटर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं 5वें नंबर पे लगूं या दूसरे पे लगूं। और नॉर्मली वो दूसरे पर तब ही लगता है जब उसको पता है कि एसेट की वैल्यू कम हो चुकी है, क्योंकि उसको पता है कि अगर एसेट की वैल्यू ज्यादा है तो वो रिकवरी अभी कर लेगा ना, फिर वो वाटरफॉल अरेंजमेंट में क्यों लगेगा बताओ। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि पहले वो असेस करता है कि जो सिक्योरिटी मेरे पास है उसकी वैल्यू क्या है। अगर उसके एसेट की वैल्यू कम है तो उसको लग रहा है कि भाई वैल्यू कम हो गई है, रिलिंकिश कर देता हूं। अच्छा फिर वो ऐसे भी चेक नहीं करेगा, वो ये भी चेक करेगा कि वर्कमैन के ड्यूज कितने हैं, क्योंकि वो भी तो साथ में खड़े हैं ना। नहीं यार ये बात समझ यार, एक बात मेरे को सोच के बताओ, बहुत ध्यान सुनना। मान लो 50 करोड़ की एसेट है, इसको लगा कि अगर मैं ये एसेट आज इन्फोर्स कर लेता हूं, प्रॉपर्टी बेच देता हूं ना, तो मेरे को 30 करोड़ मिल रहे हैं। 30 करोड़ मिल रहे हैं, जो 20 करोड़ मुझे बचेंगे वो मेरे को पॉइंट नंबर ए में मिलेंगे। इसके दिमाग में चल रहा है। अब क्या हुआ, इसने कहा अगर मैं रिलिंकिश कर देता हूं, अगर मैं रिलिंकिश कर देता हूं, मैं पॉइंट नंबर 2 में आ जाऊंगा, मैं पॉइंट नंबर 2 में आऊंगा। इसके दिमाग में कैलकुलेशन चल रही है कि कंपनी की प्रोसीड है 80 करोड़,
कंपनी की प्रॉफिट 80 करोड़ है, जिसमें से मान लो 20 करोड़ बनते हैं लिक्विडेशन कॉस्ट या सीआईआरपी कॉस्ट, तो चले गए 60। तो इसको लगा कि मुझे जो है पूरे वहां पर मिल जाएंगे, कि मेरे 50 बनते हैं, मेरे को पूरे वहां पर मिल जाएंगे। बट इसको ये नहीं पता था साथ में वर्कमैन भी है। अब साथ में वर्कमैन भी है। और लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो वर्कमैन के ड्यूज वहां पे बनते हैं 40 करोड़ के। अब 40 वर्कमैन के बनते हैं, 50 इसके बनते हैं, टोटल बचे कितने कंपनी के पास? 60। तो कितने कितने होंगे? 30। तो अगर वो पहले बेचता तो भी उसको 30 ही मिल रहे थे, तो भी उसके 20 पॉइंट नंबर ई के अंदर आ रहे थे, अभी भी 20 उसके पॉइंट नंबर ई के अंदर ही आ रहे हैं। अच्छा, अब यहां पे उसको नुकसान भी हो सकता था। नुकसान कैसे? मान लो कंपनी की टोटल प्रोसीड थी 60 करोड़, 20 करोड़ लिक्विडेशन कॉस्ट थी, कितने बच गए? 40। अब कितने मिल रहे हैं? 20 मिल रहे हैं, वहां कितने मिल रहे थे? 30। तो ये सब कुछ असेसमेंट करने के बाद वो चेक करेगा कि मैं राइट अपना लिंकिश करूं या ना करूं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कैलकुलेशन इस तरह से होती है। राइट, लिंकिश ना करने का फायदा ये होता है, एनफोर्स करने का फायदा ये होता है, पैसा तुम्हें तुरंत मिल जाता है। बट अगर कुछ पैसा कम मिलता है, फिर तुम्हें पॉइंट नंबर ई के अंदर जाना पड़ता है, पॉइंट नंबर 2 में तुम नहीं जा सकते, पॉइंट नंबर बी के अंदर मतलब। और अगर तुम रिलिंक्विश कर देते हो, तुम पॉइंट नंबर बी के अंदर आ जाते हो। बट अगर वहां पर भी तुम्हें पूरा पैसा नहीं मिल पाता, फिर तुम दोबारा पॉइंट नंबर ई के अंदर जाते हो। बस ये पर ध्यान दीजिए। सॉरी, पॉइंट नंबर एफ, जो बैलेंस आपके वर्कमैन ड्यूज बचे हैं। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपको ये सब कुछ असेसमेंट करने के बाद चेक करना पड़ेगा कि आप राइट रिलिंक्विश करना चाहते हो या रिलिंक्विश करना नहीं चाहते हो। क्या बात समझ में आ रही है जी? अब यहां पे अब दोबारा से वो पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। वो कहना चाह रहा है जी, यहां पे कौन से, दोबारा बोल रहा हूं, यहां पे सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं आएंगे। कौन से आएंगे? जिन्होंने अपना राइट रिलिंक्विश किया है। अब इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे ना आपका सेक्शन 52 है, इसमें ये सारी कहानी यही लिखी है आपकी 52 में जी। अभी मैं आऊंगा 52 पर, बट ये सारी की सारी कहानी ये लिखी है। टोटल मिला के अगर आप चेक करोगे, यहां पे 9 सब सेक्शन है और 9 के 9 में कुछ भी नहीं है, यही लिखा हो बस। 9 के 9 में ही 2 बातें लिखी हैं, रिलिंक्विश और एनफोर्स, बस। इसके अलावा इस सेक्शन में कुछ है ही नहीं है। ठीक है जी, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट एक बार 53 को ही कंटिन्यू करते हैं। अब मेरे को बताओ सबसे पहले, हाँ जी, अगर मान लो ऊपर से पानी बह रहा है, तो किस किस को सबसे पहले नहाने को मिलेगा? सीआईआरपी और लिक्विडेशन को। उसने मान लो नहा लिया, उसने नहा लिया, उसके बाद अब क्या होगा जी? वर्कमैन के ड्यूज पिछले 2 साल के, उसके साथ में कौन खड़े होंगे? सिक्योर्ड क्रेडिटर, जिन्होंने अपना राइट रिलिंक्विश किया, ठीक है जी। अब कुछ पैसा बच गया, अब उससे अगले पॉइंट पर आओ जी। अगले पॉइंट पे आओ, वेजेस एंड एनी अनपेड ड्यूज ओ टू एम्प्लॉई अदर देन वर्कमैन, क्योंकि वर्कमैन ऊपर कवर हो चुके हैं, फॉर द पीरियड 12 मंथ प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। मतलब एम्प्लॉई को तो पैसा मिलेगा, पिछले 12 महीने का मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। एम्प्लॉय को तो पैसा मिलेगा, पिछले 12 महीने का मिलेगा। अब तुमसे ये मत कहना कि यहां 12 ही क्यों है, यहां 24 ही क्यों है। इसका लॉजिक मेरे पास नहीं है, नहीं सर, कोई तो लॉजिक होगा। लॉजिक ये है, गवर्नमेंट कहती थी सारा पैसा तुम्हें ना मिले, सबको मिल जाए। सिंपल सी बात है भाई, गवर्नमेंट ये बात कहती है वो लेबर क्लास है, उनको थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। तुम एम्प्लॉई हो, तुम्हें कम भी चलेगा। और लॉजिक ये भी हो सकता है कि अगर सारा हम तुम्हें ही दे देंगे तो बाकियों को कम मिलेगा। भाई सिंपल, अगर लंगर बट रहा है तो सबको ही बटेगा ना। अब तुम कोई सारा मेरी थाली में डाल दो, कड़ी चावल तो मैं ही खाता हूं, बस मेरे फेवरेट है, तो गवर्नमेंट कह रही भाई ऐसा नहीं है, प्रसाद है। अब तू कड़ी चावल खाएगा भाई, बाकी भी तो लाइन के अंदर बैठे हैं ना, थोड़े से ले ले, जब वहां पे उसके बाद बच जाएगा तो बस वापस आ जाऊंगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर है नहीं? तो पहला सीआईआरपी लिक्विडेशन, दूसरा वर्कमैन ड्यूज हो गया, और साथ में कौन बैठे हैं? सिक्योर्ड क्रेडिटर। तीसरे में कौन हो गया? एम्प्लॉई, पिछले 12 महीने की सैलरी। आगे फिर अगला कह रहे हैं फाइनेंशियल डेट ओ टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ओनली फाइनेंशियल डेट, ध्यान रखना, ऑपरेशन डेट नहीं यहां पे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो है, अगर उनका फाइनेंशियल डेट का पैसा है, मतलब लोन एटसेट्रा, अगर उन्होंने कोई लोन दिया हुआ है वो मिल जाएगा। अगर उन्होंने कोई गुड्स बेचा हुआ है, कोई सर्विस दी हुई है, तो वो अभी पैसा नहीं मिलेगा, वो मिलेगा पॉइंट नंबर एफ में, ये बात ध्यान दो। उसके बाद जी, दी फॉलोइंग ड्यूज शेल रैंक इक्वली, अब यहां पर भी रैंक इक्वली करेंगे बिटवीन द अमंग्स फॉलोइंग। पहला तो वही जितना आपने पैसा देना है,
गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, टू बी रिसीव ऑन द अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब जो पैसा उनके फंड के अंदर जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के टैक्सेस हो गया, गवर्नमेंट के ड्यूटीज हो गया, सेस हो गया, सरचार्ज हो गया, जो भी आपने इनको पैसा देना है वो सारा का सारा पॉइंट नंबर। अच्छा, आप कमाल की बात देखना, कंपनीज एक्ट में जब आईबीसी रिजोल्व होती थी तो गवर्नमेंट सबसे पहले आती थी। आईबीसी में गवर्नमेंट पीछे है। आईबीसी में गवर्नमेंट ने कहा तुम टेंशन मत लो, हम तुम सबसे पीछे खड़े। सबसे पीछे का मतलब हम बीच के अंदर हैं। सबसे पहले तुम्हारा लिक्विडेटर है, आईआरपी है, आरपी है, फिर तुम्हारे वर्कमैन है, सिक्योर्ड क्रेडिटर है, उसके बाद तुम्हारे एम्प्लॉइज है, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, फिर जाके हम निकल के आ रहे हैं। और हमारे साथ भी कोई खड़ा है। हमारे साथ कौन खड़ा है जी? वो जो आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर जो अनपेड है वो भी हमारे साथ खड़े हैं और इक्वल रैंक में खड़े हैं। वो किस रैंक में खड़े हैं? इक्वल रैंक में खड़े हैं। बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे रिमेनिंग डेट जो आपके बचेंगे वो आप यहां पर पे करोगे। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और फिर लास्ट में आएंगे कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर। अगर जो पैसा बचेगा, कुछ बचेगा, तब तुम्हारी बारी आएगी। उसके बाद तुम्हारी बारी यहां पे। अरे कमाल की बात देख रहे हो? कमाल की बात, मतलब जो कंपनी के मालिक हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगाया, कड़ी बट रही है। उधर से पहले मिला आईआरपी वालों को, आईआरपी आरपी लिक्विडेटर, वो कड़ी चावल ना बेड़ रहे हैं फटाफट से। आगे बैठा फिर वर्कमैन, साथ में सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। उसके आगे कौन है? एम्प्लॉई, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फाइनेंशियल डेट वाला, फिर गवर्नमेंट, उसके साथ में सिक्योर्ड क्रेडिटर, और फिर जो बच गया फिर इनको वापसी, फिर कुछ बच गया तो फिर जाके प्रेफरेंस और इक्विटी की बात हो रही है। मतलब क्या दीनी मान है ओनर का। एक कंपनी का ओनर सबसे लास्ट में खोपचे के अंदर बैठा है, इंतजार कर रहा है कि कड़ी यहां तक ही पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी है। हाँ वही तो, कि भाई तेरे चक्कर में तो सारा हो रहा है ना, अब तो इंतजार कर, अगर कुछ बचेगा तो तुझे मिल जाएगा, नहीं तो तुझे नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान दो। कुछ नहीं, वो बचे ना बचे वो हमारी हेडेक नहीं है, बट गवर्नमेंट ने कह रही अगर कोई बच जाएगा दे देना, कोई बात नहीं, कंपनी का ओनर है, खेलने दो इसको। हाँ, जो भी बचेंगे उसको पेटीएम वेटीएम कर देना चाहिए, बट सबसे पहले जो होंगे वो ये लोग आएंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है नहीं? अब सुनना ध्यान से। अब एक बार आ जाओ इसके सब सेक्शन 2 पर आना। क्या पढ़ कह रहे हैं वो? कह रहे हैं एनी कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है बिटवीन द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट कौन है जी? जिनको पैसा मिलना है, वो क्रेडिटर हो गया, आपके वर्कमैन हो गया, एम्प्लॉय हो गया, जो भी हो गया, अंडर सब सेक्शन 1 विद इक्वल रैंकिंग इफ disrupting the order of priority under the subsection shall be disregarded by the liquidator। क्या कहना चाह रहे हैं जी? हाँ, वो जाए भाड़ में। जब कुणाल मेरे पास आया तो कुणाल से मैंने पैसा उधार लिया, तो मैंने कुणाल से वादा किया कि कुणाल वादा रहा, सबसे पहले अगर मेरी कंपनी डूबी मैं तुझे ही पेमेंट करूंगा। महक बोल पड़ी, मैं कह रही चलना तू। कुणाल समझ रहे हो? ये वादे सब बेकार हैं। हाँ, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। ओह माय गॉड। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जो भी तुमने वादे किए हैं, जो भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे, जैसा लिखे वैसा है। एग्रीमेंट मत लेके आना कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, ये विवेक ने देखो लिखा था, पहले पेमेंट करेगा विवेक की ऐसे की तैसी और तेरी डबल ऐसे की तैसी। ठीक है ना? जो यहां पे लिखे है वैसे ही होगा। अब उससे अगला पॉइंट पढ़ना, द फी पेबल टू द लिक्विडेटर। अब जो आरपी है वो क्या बन गया था? उसकी फीस की बात कर रहे हैं। शैल बी डिडक्टेड proportionately from the proceed payable to each class of recipient under subsection 1 and the proceed to the relevant recipient shall be distributed after such। क्या कहना चाह रहे हैं जी? पता क्या कहना चाह रहे हैं? कि जो भी लिक्विडेटर की फीस होगी हर बंदा प्रोपोर्शनेटली बियर करेगा। अगर लिक्विडेटर की फीस 5 करोड़ रुपए है, मान लेते हैं,
मिल सकती है, बड़ी बड़ी कंपनियां भाई, 1000 करोड़ की कंपनियां, 5 करोड़ क्या उनके लिए, और लिक्विडेटर मांगेगा यार, उसके बिना लिक्विडेट कौन कराएगा? तो अगर मान लो बढ़िया लिक्विडेटर है, वो अच्छे से काम करे, मान लो 5 करोड़ की फीस है, ध्यान सुना, तो जितने भी लोग रिसीवर है ना, उन सबको प्रोपोर्शनेटली इसका बर्डन उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले उनमें से ये फीस डिडक्ट होगी, उसके बाद उनको पेमेंट मिलेगी। ये बात ध्यान देना चाहिए। नहीं यारी बात समझ में? कुणाल के बनते हैं 1 करोड़, कुणाल के हिस्से लिक्विडेशन की फीस मान लो 1 लाख, तो कुणाल के 99 लाख मिलेंगे। 1 लाख उसका फीस में कंट्रीब्यूशन है। ये सबसेक्शन नंबर 3 है। दोबारा बोलता हूं कि लिक्विडेटर की फीस मान लो 1 करोड़ है, और कुणाल लिक्विडेटर की फीस मान लो 5 करोड़ है, और कुणाल के हिस्से आए 1 लाख रुपए, और कुणाल से मैंने 1 करोड़ लेने, कुणाल ने 1 करोड़ लेने हैं, तो कुणाल को अब 1 करोड़ नहीं देने मुझे, 1 करोड़ में से 1 लाख माइनस करके कितने बचे? 99 लाख ना, तो वो मुझे कुणाल को देने हैं। वो ये बात कहना चाह रहे हैं। हाँ, उसके अंदर भी नहीं आएगा। मतलब पहले हमें इनकी फीस माइनस करनी है। देखो हर तरफ से ना लिक्विडेटर को एश्योर किया गया है कि तेरी पेमेंट तो हम करवा के मानेंगे, और उसका बर्डन इनकी जेब पर डालेंगे कि इनमें से पहले वो डिडक्ट होगा, उसके बाद तेरे को उनको पेमेंट की जाएगी। ये बात ध्यान देना। तो हर एक आदमी को अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। बात खत्म जी। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपका सबसेक्शन नंबर 3 है। आगे देखो एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है जी, इट इज हियर बाय क्लैरिफाई दैट ईच स्टेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लास ऑफ रिसिपिएंट दैट रैंक इक्वली, ईच ऑफ द डेट विल ईदर बी पेड इन फुल, या तो पूरा पे कर दो, और विल बी पेड इन इक्वल प्रोपोर्शन विद द सेम क्लास ऑफ रिसिपिएंट इफ द प्रोसीड आर इनसफिशिएंट टू मीट द डेट इज। अगर पूरा नहीं जा रहा तो फिर बराबर बराबर है, फिर बराबर बराबर है। फिर द टर्म वर्कमैन ड्यूज शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू सेक्शन 326 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसमें लेबर क्लास लिखी है, जो इंसॉल्वेंसी जो एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो होता है, उसमें जो डेफिनेशन है वर्कमैन की, उसके अंदर लेबर क्लास नॉर्मली आती है, तो वो जो होंगे वो नॉर्मली यहां पे कवर हो जाएंगे। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब मुझे कंक्लूड करो किस तरह से अरेंजमेंट चला। इधर देखो ध्यान से। सबसे पहले तुमने पैसा दिया CIRP एंड लिक्विडेशन कॉस्ट, ठीक है जी, फुल ये चुका दिया। फिर दूसरे नंबर पे 2 बैठे हैं, दूसरे नंबर पे 2 लोग बैठे हैं। पहले में कौन बैठे हैं जी? पहले में कौन बैठे हैं? 24 महीने के वर्कमैन ड्यूज, ठीक है। और सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या कर दिया? रिलिंक्विश कर दिया। तो ये दोनों बैठे हैं इक्वली। क्लियर है? उसके बाद फिर तीसरे पे कौन बैठा है? एम्प्लॉई 12 मंथ के ड्यूज, ठीक है। फिर चौथे पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का फाइनेंशियल डेट। फिर पांचवे पे 2 लोग बैठे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ड्यूज, ठीक है जी। कितने साल के? कितने साल के? 2 साल के, जो भी 2 साल के ड्यूज हैं, ठीक है जी। और फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी इनफोर्स कर ली है, अगर उनको कुछ बचा हुआ पैसा है। फिर पॉइंट नंबर 6 में रिमेनिंग डेट एंड ड्यूज, ये बैठे हैं जो भी ऊपर वाले हैं उनके। पॉइंट नंबर 7 में प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और पॉइंट नंबर 8 में इक्विटी शेयर होल्डर। ये आपका सीक्वेंस निकल के आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, अब एक पॉइंट मैं और बता रहा हूं। अब यहां पे सुनना। अब जैसे मान लो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, उसको मैंने 2 ऑप्शन में लेके चल रहा हूं। ये बात मैं लिखवा भी दूंगा आपको। या तो वो राइट करेगा रिलिंक्विश, या वो करेगा
एनफोर्स, ठीक है। अब उसने राइट अपना लिंकेज कर दिया, उसने राइट अपना लिंकेज कर दिया, दो केस होंगे प्लीज, दो केस होंगे। पॉइंट नंबर बी में जाएगा वो सेक्शन 53 के, ठीक है। अगर वहां उसको नहीं मिला पूरा तो फिर सेक्शन 53 के पॉइंट नंबर ई में या एफ में, ए में एफ में, एफ में जाएगा, क्योंकि इसने राइट अपना रिलिंकिश कर दिया है। और पॉइंट ई में वो आ रहे हैं जिन्होंने इन्फोर्स कर दिया है, उनको पूरा नहीं मिला। दोनों के अंदर फर्क है, तभी मैं यहां पे बनवा रहा हूं आपको। उसने इन्फोर्स कर दिया, उसने क्या कर दिया, इन्फोर्स कर दिया, ठीक है। अब राइट उसने इन्फोर्स कर दिया, दो केस हैं, या तो प्रोसीड ज्यादा है या प्रोसीड कम। अगर प्रोसीड ज्यादा है तो फुल रिकवरी, बैलेंस लिक्विडेटर, लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बन जाएगा। अगर प्रोसीड कम है, अगर प्रोसीड कम है तो फिर बताओ, दो केस होंगे। पांचवें 53 के ई में जाएगा। अगर ई में पूरा नहीं मिल पाया तो फिर कहां जाएगा वो, पॉइंट नंबर एफ में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात अब बताओ, अब मैं आपको घुमाता हूं थोड़ा सा। पॉइंट नंबर आपने बोला 53 के ई में जाएगा, तो ई से वो एफ में कब आ सकता है बताना। ऐसा कैसे होगा कि बैलेंस उसका पूरा नहीं मिल रहा? जैसे एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो 20 करोड़ की सेल प्रोसीड है, बहुत ध्यान सुना, 20 करोड़ की सेल प्रोसीड है, सीआरपी कॉस्ट आई 2 करोड़, डन। 18 करोड़ बच गए। 18 में से मान लो यहां पे अब निकल के आ रहा है, वर्कमैन की जो है 1 करोड़ है, और जो गवर्नमेंट के हैं वो कितने हैं, ओ सॉरी सिक्योर्ड क्रेडिटर के मान लो वो बनते हैं 1 करोड़। दोनों के हो गए डन। कितने बच गए? 16 करोड़, ठीक है। अगले में कौन बैठे हैं, एम्प्लॉई, उनके बनते हैं 3 करोड़। एम्प्लॉई है ना, उनके बनते हैं 3 करोड़। कितने बच गए? अगले में कौन बैठे हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फाइनेंशियल डेट, उनके हैं 3 करोड़। कितने बच गए? 10 करोड़, ठीक है। अब यहां पे सुनना, अब यहां पे आपका गवर्नमेंट बैठी है, और कौन बैठे हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर, जिन्होंने इन्फोर्स कर दिया था, जिन्होंने क्या कर दिया था, इन्फोर्स कर दिया था। अब मान लो गवर्नमेंट के बनते हैं फॉर एग्जांपल मान लो 2 करोड़। ध्यान सुना मेरी बात को। और इसके बनते हैं मान लो 2 करोड़, ठीक है जी। तो क्या पूरे हो जाएंगे? 10 में से 4 चले, कितने बच गए? इसमें अब क्या होगा, 6 करोड़ में से क्या मिलेगा, जितने वर्कमैन है, यहां सुना, जितने वर्कमैन है 2 साल से पहले वाले अगर कुछ बचे हैं वो दिए जाएंगे। नहीं यार बात समझ यार। जितने एम्प्लॉई हैं 12 महीने से पहले वाले वो दिए जाएंगे। जितने गवर्नमेंट ड्यूज अगर बचे हैं 1-2 साल से पहले वाले वो दिए जाएंगे। मैं तुमसे ये जानना चाह रहा हूं, ये कब आएगा, एफ में कब आएगा? ये तुमने बोला ना एफ में जाएगा, यहां पे एफ में कब जाएगा ये? हाँ बताओ, बचाओ ना, बताओ बचवाओ। मान लो यहां पे दूसरों, यहां पे मान लो कितने लेने, मेरे को 10 करोड़ लेने हैं। मान लो 6 करोड़ ये हैं, 6 करोड़ ये हैं। किसका? मिलेगा तो बराबर ना भाई। अब ऊपर क्या लिखा है, सेल रैंक इक्वली तो लिखा है ना। अब मान लो 10 करोड़ है, अब 10 में से इन्होंने 2-2 लेने हैं, 2-2 मिल गए। सुनो ध्यान से, मान लो यहां पे 7-7 करोड़ की बात हो रही है। अब 7-7 करोड़ इन्होंने लेने हैं, यहां पे बच्चे कितने हैं,
तो क्या पहले इसको दूंगा, दोनों को बराबर दूंगा? 5-5 दोगे तुम? 5 इसको दे दिए, 5 इसको दे दिए, कितने बच गए? 2 इसके, 2 इसके। क्या अब पैसे कुछ बचे हैं? तो क्या पॉइंट एफ में कब, जैसे ये वाला पॉइंट एफ में कब जा पाएगा? तो भी कैसे जा पाएगा? ड्यूज ऊपर वाला पैसा कहां बचा है? जैसे मान लो, मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूं, मान लो 10 करोड़ है, ठीक है, ध्यान सुनो मेरे को, 10 करोड़ है। अब 10 करोड़ में मान लो गवर्नमेंट के 2 साल के ड्यूज बताओ कितने मानूं, बताओ आपके अकॉर्डिंग एग्जांपल लेता हूं, 2 करोड़ चलो। और सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने एनफोर्स किया था उसके अनपेड बनते हैं कितने? 1 करोड़, 1 करोड़। ये तो पूरा ही चला गया। 3 करोड़, चलो 3 करोड़। अब बताओ क्या करना है? अब इसमें क्या 2 मिलेगा या 2-3 हो जाएगा? मेरे को नहीं पता। दोबारा पढ़ो नालायको, लो को दोबारा पढ़ो, मेरे को दोबारा लो पढ़ के बताओ, दोबारा लो पढ़ के बताओ क्या लिखा है उसमें, क्या लिखा है उसके अंदर। वो ये बात कहना चाह रहा है, द फॉलोइंग ड्यूज शेल रैंक इक्वली बिटवीन एंड अमंग द फॉलोइंग, इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अच्छा, अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की बात कब हो रही है? जब पैसा इनसफिशिएंट बचा तब, यार पूरा है तो भी। अब फिर तुम एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, अब तुम फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। मैंने कहा ना, जो पढ़ के बैठे हो पढ़ के बैठे हैं, बस एक्सप्लेनेशन पढ़ लो वो क्या लिखी है। वो कह रहा है, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट ईच स्टेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लास ऑफ रिसिपिएंट दैट द रैंक इक्वली ईच ऑफ द डेट विल ईदर बी पेड इन फुल और विल बी पेड इन इक्वल proportion विद इन द सेम क्लास ऑफ रिसिपिएंट इफ द प्रोसीड आर इनसफिशिएंट टू मीट द डेट इन फुल। अगर तुम्हारी प्रोसीड फुल पे करने के लिए नहीं है दोनों के, तब तुम क्या करोगे? इक्वली। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास 10 करोड़ बचे हैं, कर दूं 2-2 या 2-3? 2-3 सर। अब देखो, सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर मान लो यहां पे 10 है, यहां पे मान लो 7 है, यहां पे मान लो 7 है, 7-7 14 है 10, तो 5-5 होगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं, फिर ये पॉइंट ई में कब जाएगा? कैसे? तो फिर प्रोसीड ही नहीं बची। 7-7 है, एफ बनाया है ना, एफ क्यू। इधर सुनो ध्यान से, बच्चा कह रहा है एफ क्यू बनाया है, इधर सुनो, एफ क्यू बनाया है। अब मैं आपको बताता हूं एफ क्यू बनाया है। 20 करोड़ है, ध्यान सुनते रहना। अब 20 बच्चा कह रहा है ये अलग ही क्लेश है। तो ऐसा तो हमने तो याद कर रखा था, पहले ये पहले ये पहले ये पहले ये क्या मतलब है? ये थोड़ा ऐसा थोड़ा होता है, मैं नहीं खेलूंगे तो। सुनो ध्यान से, नहीं बच्चा क्लास से पहले रट के आ रहा है, इसमें क्या है, ये वर्कमैन गवर्नमेंट ये काम ही खत्म। तो मैं सोचवाऊंगा ना, कल प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आएगी, ये तुम क्या बोलोगे? इधर सुनो ध्यान से, सुनो 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 प्लीज। 20 करोड़ है। अब 20 करोड़ में से मान लो पहले में आ गया इंसॉल्वेंसी, CIRP आ गया, मान लो 2 करोड़, खत्म। कितने बचे हैं? 18, ठीक है। अब बहुत ध्यान सुनना, 18 करोड़ बचे हैं। वर्कमैन के 3 साल के ड्यूज हैं 3 करोड़, हर साल का 1-1 है। तो आप 2 करोड़ की पेमेंट कर दोगे, 1 करोड़ पेंडिंग रह गया। उसके बाद फिर आपका यहां पे निकल के आ गया, मान लो सिक्योर्ड क्रेडिटर जिसने अपना राइट लिंकिश किया,
ठीक है, उसके बनते हैं 3, उसके उसके बनते हैं 3, तो कितने दे देंगे उसको? उसको 3 दे देंगे पूरे, ठीक है, उसको 3 दे देंगे। अब ये 3 ये चले गए और 2 ये चले गए, कितने हो गए? 5, 5 हो गए। तो 5 में से अब कितने बच गए? 13 करोड़ आपके बैलेंस बच गए। कोई दिक्कत तो नहीं? अगले में कौन है? एम्प्लॉय का 1 साल, मान लो उसके 2 साल के ड्यूज हैं 2 करोड़, हर साल का 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ पेंडिंग, 1 करोड़ आपने दे दिए, इसमें से चले गए अब 12 करोड़, 12 करोड़ रह गए। अब अगले में कौन बैठा है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फाइनेंशियल डेट, उसके 4 करोड़ हैं, कितने बच गए? 9 करोड़, सॉरी 8 करोड़, 8 करोड़ बैलेंस बच गए। अगले में ध्यान सुना, अब यहां पे बैठी है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बैठी है, उसके 2 साल के ड्यूज, उसके 2 साल के ड्यूज मान लो 3 साल के मान लेते हैं, 3 साल के ड्यूज मान लो है फॉर एग्जांपल 3 करोड़, तो 1-1 करोड़ रुपए हर साल के हैं, तो 2 करोड़ रुपए की पेमेंट इसमें से हमें कर देनी है, 1 करोड़ यहां से भी पेंडिंग बच गया, ठीक है। और सिक्योर्ड क्रेडिटर है जिन्होंने इन्फोर्स किया था, उनके बनते हैं 2 करोड़, उनके चले गए। अब देखो 2 और 2 कितना चला गया? 4 थे, कितने? 8, तो कितने बच गए? अब वो एक, वो बीच वाला फिर एम्प्लॉय वाला भी एक था और ये भी एक था, आ गया ना पॉइंट एफ रेलिवेंट में। आपने कहा पॉइंट एफ कब आएगा? एफ तो आएगा ही आएगा सर। एफ पता नॉर्मली किन के लिए आ रहा है? जहां पे लिमिट लगाई गई है, जहां पे 2 साल, 1 साल, जहां पे 24 महीने की जहां लिमिट लगाई गई है, उसके ऊपर के अगर ड्यूज हैं तो पॉइंट उनके लिए एफ यहां पे निकल के आ रहा है मेनली। नहीं आ रही बात समझ मेरी? किसमें? जो आप कह रहे हो मतलब 1 लाख रुपए के लिए? नहीं 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 नहीं, वो तो पहले पेमेंट, इंसॉल्वेंसी फीस का तो मतलब ही नहीं है ना, वो तो पहले नंबर पे कट जाने। फीस तो काउंट ही नहीं करनी ना, वो तो डिडक्ट करनी है। इंसॉल्वेंसी कॉस्ट तो पहले वो ही देनी है, वो फुल देनी है, फुल, उसके बिना तो मांगे चल ही नहीं सकते। अब कुणाल ये नहीं कह सकता 1 लाख मैंने इंसॉल्वेंसी कॉस्ट में दिए, वो 1 लाख मेरा लेना है, ये क्या मतलब है भाई? वो तेरा सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? वो यही कह रहा है कि पहले वो डिडक्ट होगा तब आगे प्रोसीड स्टार्ट होगी, तो वो तुम्हारी लेनदारी नहीं है, वो तो तुमने देना ही देना है ना ना ना, उसके बाद तुम्हारी प्रोसीड स्टार्ट होगी, ये बात ध्यान देना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है जी। तो मैं आपको बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि जो ये आपस में एक्सप्लेनेशन है ना, ये अच्छी खासी इंटरलिंक हो रही है, ये अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन इंटरलिंक हो रही है जी। अब एक बार दोबारा से एक्सप्लेनेशन फिर पढ़ लेते हैं ध्यान से। वो कह रहे हैं इट इज हियर बाय क्लैरिफाई दैट, हम ये क्लियर कर दें दैट ईच स्टेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, हर स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड in respect of a class of recipient that rank equally, each of the debt will either be paid in full or will paid in equal proportion within the same class of recipient if the proceed are insufficient to meet the debts in full. Yes. उसके बाद पहले आप पेड इन फुल कर दोगे, अगर कुछ आपका मान लो इनसफिशिएंट बच रहा है, आपके पूरे पे हो रहे हैं, फिर तो पूरे कर दो, अगर पूरे पे नहीं हो रहे, फंड इनसफिशिएंट है, तो फिर आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? पक्का पक्का? नहीं, एज पर लो तो देखो सब कंट्रीब्यूट करेंगे, तो सबसेक्शन 1 में है। आप अगर सबसेक्शन 3 चेक करोगे, उसने क्या बोला है? उसने क्लियरली बोला है कि जो भी आपके रिसीवर सब सेक्शन 1 में हैं, उनकी फीस में से डिडक्ट होगी जी। अब अगर उनको मिलेगा, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अब उनके हिस्से कुछ आ ही नहीं रहा, फिर तो काम ही खत्म हो गया। अगर उनके हिस्से आ रहा है तो उसमें से फीस डिडक्ट की जाएगी, ये बात ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? अब एक बार आप आ जाओ, चलो इसको एक बार अब यहां पे रोकते हैं। अब एक बार सेक्शन नंबर 52 पे आते हैं फटाफट से। एक बार आओ जी, फटाफट से आओ जी। चलो एक बार यहां पे चेक करना,
पॉइंट नंबर सेक्शन नंबर 52 क्या कह रहा है, देखो ए सिक्योर्ड क्रेडिटर इन द लिक्विडेशन प्रोसीड्स में रिलिंक्विश इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट टू द लिक्विडेशन एस्टेट एंड रिसीव प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट बाय द लिक्विडेटर इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 53, ठीक है। और रिलिंक्विश सॉरी या तो रिलाइज इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द मैनर स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन, दो ऑप्शन दे रहे हैं, या तो लिंकिश कर दो या उसको रिलाइज कर दो, अच्छी बात है। वेयर द सिक्योर्ड क्रेडिटर रिलाइज, अब बात करें रिलाइज की, वेयर द सिक्योर्ड क्रेडिटर रियलाइज सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर क्लोज नंबर बी, इसमें मतलब ऑफ सब सेक्शन 1 ही शैल इन्फॉर्म द लिक्विडेटर ऑफ सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड आइडेंटिफाई द एसेट्स सब्जेक्ट टू सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट टू बी रिलाइज, मतलब उसको लिक्विडेटर को बताना पड़ेगा कि वो कौन सा सिक्योरिटी इंटरेस्ट बेचना चाह रहा है, ताकि लिक्विडेटर वेरीफाई करेगा कि हाँ ये मतलब तुम्हारी गिरवी रखी हुई है, इसको तुम बेच सकते हो। लिक्विडेटर मना नहीं कर सकता, ये बात ध्यान दो, क्योंकि वो एसेट उसके सिक्योर्ड है, उसको वो बेच सकता है, उसको बस वेरीफाई करवाना है कि मैं ये एसेट बेचना चाह रहा हूं, ठीक है नी। उसके बाद बिफोर एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिलाइज, सिक्योरिटी इंटरेस्ट लाइज करने से पहले बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर अंडर दिस सेक्शन द लिक्विडेटर शैल वेरीफाई सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड परमिट द सिक्योर्ड क्रेडिटर टू रिलाइज ओनली सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट द एक्सरसाइज ऑफ विच मे बी प्रूव्ड ईदर बाय द रिकॉर्ड्स ऑफ सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट मेंटेन बाय इंफॉर्मेशन, मतलब आयु से वो वेरीफाई कर लेगा, बाय सच अदर मींस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय, जैसे बोर्ड बताएगा वैसे वो वेरीफाई कर लेगा जी। फिर ए सिक्योर्ड क्रेडिटर में इनफोर्स, रिलाइज, सेटल, कॉम्प्रोमाइज और डील विद द सिक्योर्ड एसेट इन अकॉर्डेंस विद द सच लॉ एज एप्लीकेबल टू द सिक्योरिटी इंटरेस्ट बीइंग रिलाइज एंड टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड अप्लाई टू द प्रोसीड टू रिकवर द डेट ड्यू टू इट, मतलब एज पर लॉ वो उसको बेच देगा और उसको बेचने के बाद जो पैसा उससे मिलेगा अपनी वो रिकवरी करने में उसको यूज कर लेगा जी, ठीक है। अब क्या हो गया जी, इफ in the course of realizing secured creditor any secured creditor face resistance from the corporate debtor, अब इसमें लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट डेटर उसको रेजिस्ट करता है कि मत बेचो, ये करो वो करो, उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा राइट है, तुम उसे जगह बेच सकते हो। अब उसमें लिखा है देखो, और एनी पर्सन कनेक्टेड देयर इन टेकिंग पोजेशन ऑफ सेलिंग ऑफ और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ द सिक्योरिटी, कोई तुम्हें रोकता है, वो एसेट तुम्हें देने से मना करता है, the secured creditor may make an application to NCLT to facilitate the secured creditor to realize the security interest in accordance with law for the time being, वो NCLT को बोल देगा भाई इनको साइड में हटाओ, मेरे राइट है, इस पर मुझे बेचना है, और NCLT वो काम करेगा भी, ठीक है जी। फिर NCLT on the receipt of application from a secured creditor under subsection 1 may pass such order as may necessary to permit a secured creditor to realize security interest in accordance with the law for the time being, एनसीएलटी बोल देगा ठीक है मैं इनको साइड कर रहा हूं, तुम एसेट अपनी बेच सकते हो। वेयर द इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर सबसेक्शन 4, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यील्ड एन अमाउंट बाय वे ऑफ प्रोसीड विच इज इन एक्सेस ऑफ द डेट ड्यू टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर, द सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल, मतलब रिकवरी मेरी 50 की थी, पैसे मिल गए 70, पैसे मिल गए मान लो 70, 50 मुझे रिकवर हो गए, अब 20, तो द अकाउंट ऑफ द लिक्विडेटर फॉर सच सरप्लस एंड tender to the liquidator any surplus fund received from the enforcement of such secured creditors, मतलब वो लिक्विडेटर को वो एसेट एक्सेस वापस कर देगा और लिक्विडेटर फिर उसको लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बना देगा, ठीक है जी। उसके बाद द अमाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, द अमाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट ड्यू फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, जितना उसका हिस्सा बनता होगा सिक्योर्ड क्रेडिटर का पहले वो डिडक्ट करेगा, ठीक है जी। हु रियलाइज देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ एनी रियलाइजेशन बाय सच सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड दे शैल ट्रांसफर सच अमाउंट टू द लिक्विडेटर टू बी इंक्लूडेड इन लिक्विडेशन एस्टेट। क्या कहना चाह रहे हैं, जो भी जैसे मान लो सिक्योर्ड क्रेडिटर को 10 करोड़ रुपए रिकवर हुए, बहुत ध्यान सुनना, 50,000 रुपए उसके हिस्से में आ रहा है इंसॉल्वेंसी कॉस्ट का, तो पहले 10 में से वो 50,000 माइनस करेगा, वो लिक्विडेटर को देगा, फिर 9.5 लाख से अपनी रिकवरी करेगा जी, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था ना 50,000 वो हटाने ही हटाने पड़ेंगे, तो जो भी उसके लिए जो भी इसके हिस्से में ड्यू हो रहा है पहले वो हटाएगा, उसके बाद जो होगा उससे वो सिक्योर्ड क्रेडिटर रिकवरी करेगा, ये बात कहना चाह रहे हैं। फिर वेयर द प्रोसीड ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट आर नॉट एडिक्वेट, मान लो पूरा पैसा नहीं मिल रहा टू रीपे डेट or to the secured creditor, the unpaid debt of such secured creditor shall be paid by the liquidator in the manner specified in section 53(1), मतलब 53(1)(e), 53(1)(e) में आपको पैसा मिल जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यार? पक्का पक्का
कोई दिक्कत तो नहीं, लॉक कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ वो मैं आ रहा हूं, यहां तक बताओ। अब एक बार आ जाओ, एक सेकंड रुक जाओ बस, एक मेरे को क्वेश्चन करवाने दो, ठीक है, उसके बाद देख लेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं आराम से ले लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। आओ जी एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है जी, इससे क्वेश्चन से थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। वैसे जितना हमने डेप्थ में किया इतना डेप्थ में आता नहीं है, मैं क्लियर बता दूं, आपको भी पता लग जाएगा पेपर किस लेवल का आता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही 6 नंबर का बना हुआ है, सीए फाइनल के अंदर क्वेश्चन 8 नंबर का बना हुआ है जी। एक बार 6 का इससे नीचे क्वेश्चन दिया है 8 नंबर का, मतलब आप ये समझ सकते हो ये क्वेश्चन 6 से 8 नंबर का प्रैक्टिकल बन सकता है। अब देखो क्वेश्चन में है क्या, वो कह रहे हैं दी फॉलोइंग पर्टिकुलर, आपको दिख रहा है, चलो, दी फॉलोइंग पर्टिकुलर, ठीक है, दी फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट टू बिग रेमी प्राइवेट लिमिटेड विच हैज गोन इनटू सीआरपी। अब ध्यान से, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ लिक्विडेशन एसेट कितनी है, 14 लाख। अब अपने मान लिख लो 14 लाख मिले आपको, लिक्विडेशन एस्टेट में पैसा कितना पड़ा है, 14 लाख। अब ध्यान से देखना जी, सबसे पहले वो कह रहे हैं सेक्योर्ड क्रेडिटर हु हैज रिलिंक्विश्ड द सिक्योरिटी, कितने हैं, 5 लाख। पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। अनसेक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर 4 लाख। इनकम टैक्स पेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 2 ईयर प्रोसीडिंग लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट 50,000। सेस पेबल टू स्टेट गवर्नमेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन 20,000। फीस पेबल टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल 75,000। एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन रनिंग द बिजनेस ऑफ गोइंग कंसर्न 25,000। वर्कमैन सैलरी पेबल फॉर पीरियड 30 मंथ 3 लाख। इक्विटी शेयर होल्डर का 10 लाख रुपए है। कह रहा है प्रायोरिटी ऑर्डर इन विच द लिक्विडेटर शैल डिस्ट्रीब्यूट अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। अब बताओ जी क्या करना है जी। अब एक मिनट बताओ, सबसे पहले मैं ऊपर लिख देता हूं 14 लाख रुपए हैं, 14 लाख रुपए हैं, उसमें से पहला ये और ये भी पहला है, ठीक है जी। हटा दो, 14 में से एक चले गए, हाँ या ना बोलते रहो, कितने रह गए, 13। अब दूसरे नंबर पे कौन आता है, वर्कमैन और सिक्योर्ड। अब एक मिनट, वर्कमैन सारे 24 महीने वाले, तो इसमें कितने हैं, 30 मंथ, और यहां पे कितना है, 3 लाख, यहां पे कितना, 3 लाख। तो 3 लाख रुपए अगर 30 महीने का है तो 24 महीने कितना हो गया, 2,40,000 ये हो गया, 2,40,000 ये हो गया। और सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने हैं जी, ये रे 5 लाख, 5 और 2 40, 7 40। क्या पूरा खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा सर। 14 में से एक गए, 13 बचे, 13 में से 7 40 माइनस कर दो ना। अब कितने बचे, अब करो ना, क्वेश्चन क्या कर रहे हो। 13 में से ये कितने हैं, मेरे को करके बताओ तुम। 5 और 2 40, 7 40 चले गए, कितने बच गए हैं, 5 लाख बच गए ना। इसको रख के रखना, ये आपका ये दूसरे नंबर पे चला गया और ये भी दूसरे नंबर पे चला गया। अब यहां पे ध्यान देना, 60,000 बचे हुए हैं आपके, 60,000 बचे हुए हैं, ये पेंडिंग है आपका, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आओ, तीसरे पे क्या था, एम्प्लॉई। एम्प्लॉई है इसमें, एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई दिख रहे हैं कहीं, नहीं दिख रहे। उसके बाद क्या था, नालायक, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था ना, ये था तीसरे पे 4 लाख। कितने बच गए, 160, 160। अब चौथे पे कौन था, गवर्नमेंट, 50 ये और ये 20 ये 70, ठीक है जी। और कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर तो है नहीं, जो अनपेड वाला है जिसने एनफोर्स किया वो तो नहीं है ना, तो बस ये 70 है। ये 1 साल का है, वो 2 साल का है, दोनों लिमिट के अंदर ही है, तो 70 उसमें से और माइनस कर दो। ये एक मिनट, ये 5वें नंबर पे था ना, मतलब नहीं, उसका सीक्वेंस कौन सा है, तीसरे पे था ये, चौथे पे आ गया ना ये अपना, अब चौथे पे आ गया, ठीक है। अब अगले में क्या रह गया फिर हमारा,
अब अगले में रह गया हमारा, कितने बचे हैं पैसे? 90,000 बचे हैं। अब 90 में से 60 ये बचे हैं। नहीं यार, बात समझ यार, पेंडिंग। 90 में 60 ये कर दो, कितने बच गए? 30,000 मिल जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। अब देख लो, ये 6 नंबर, ये इजी है, हो तुमसे रानी था। ये देख लो, ये 30,000 पे आपके बैलेंस बचेंगे इक्विटी होल्डर के, 6 नंबर पक्के। और इससे ये प्रूफ होता है, क्या प्रूफ होता है? कि जो सेकंड पॉइंट था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना। क्या ये प्रूफ कर रहा है, नहीं कर रहा? वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कब करना है? जब फंड इनसफिशिएंट हो। आप चेक करो, यहां पे पूरा का पूरा उन्होंने, यहां पे अगर आप चेक करोगे 740 इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ऐसा नहीं है कि इक्वल रैंक तब उसने क्लैरिफाई किया, इक्वल तब जब फंड इनसफिशिएंट हो। अगर पैसा तुम्हारे पास पूरा है तो भाई पूरा चुकाओ पहले। अगर कोई आपका पैसा पूरा नहीं है तब इक्वली की बात होगी, बस ये बात ध्यान दो। और ये बात ये भी प्रूफ कर रहा है, ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। वो एग्जांपल भी आपके सामने प्रूफ कर रहा है और ये पेपर के अंदर बना हुआ है 6 नंबर का। अब बताओ इसके अंदर क्या दिक्कत है जी? अब इसके करने के ना देखो 2 तरीके, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ये आपके ग्रुप में डाल दूंगा। इसको करने का दूसरा ऑल्टरनेट भी इन्होंने दिया है। देखो दूसरा ऑल्टरनेट दिया है, ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन। सेकंड प्रेजेंटेशन ये है, पहले इन्होंने वही 75 वही अपना ये पहले जहां जहां देना है वो दे दिया, फिर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया इतना, टोटल अमाउंट रिलाइज 14 है, फिर 30,000 बचा इक्विटी का। ऐसे भी कर सकते हो, मतलब पहले सेल प्राइस में से माइनस कर दो, वो भी कर सकते हो, या पहले टोटल जितना देना है वो निकाल लो, फिर सेल प्रोसाइड लिख लो, फिर बैलेंस आपका बच गया। बोलिए हाँ हाँ हाँ, वो तो ऑलवेज आपको ज्यूम करना है, क्योंकि वो तो हमें दी नहीं हुई ना। वो तो ऑलवेज हमें ज्यूम करना है कि उसके अंदर से माइनस है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, ग्रुप में डाल दूंगा। एक क्वेश्चन और भी है, पढ़ोगे? एक क्वेश्चन थोड़ा सा और पढ़ना। थोड़ा जूम कर देता हूं, बट पूरा नहीं आएगा। ये क्वेश्चन, ये वाला सीए का है, वो दोनों के अंदर बन चुका है, ये वाला सीए का है। आपके अंदर सेम क्वेश्चन बन सकता है, बात ध्यान दो। अब तो सीए फाइनल में आईबीसी इन्होंने उसमें डाल दिया इलेक्टिव में, पहले कंपलसरी में था। और जितने भी आईबीसी के आज तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने, मेजरली क्वेश्चन वहां से कॉपी करते थे, तो सीए के अंदर बन चुके हैं, ठीक है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको सेम डिट्टो क्वेश्चन देखने को भी मिल जाएगा जी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ना क्या है, वो कहना चाह रहे हैं परसुएंट टू सेक्शन 33 किसका है? लिक्विडेशन ऑर्डर ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ए लिक्विडेशन ऑर्डर वाज पास अगेंस्ट लुच्ची सोया। हाँ, तो ये पूरा रियल नाम दे नहीं सकते ना, कॉपीराइट होता है उनका, तो उन्होंने बोला लुच्ची सोया लिमिटेड, लुच्ची, ओ माय गॉड, ठीक है ठीक है, लुच्ची सोया लिमिटेड कॉर्पोरेट डेटर बाय द एनसीएलटी। मिस्टर सोलंकी वाज अपॉइंटेड एज द लिक्विडेटर बाय द, ठीक है। अपॉन रिज्यूमिंग हिज मेंटल, Mr. Solanki started collecting claim from all the creditor within the time frame as prescribed in the IBC. While initiating the liquidation process as per provision of IBC, Mr. Solanki proposed to include the equity share of one of each subsidiary company as a part of liquidation estate in relation to the corporate debtor. Beside the one of the unsecured financial creditor demanded that at the time of distribution of liquidation proceed, his due may be paid before the government dues are paid. Mr. Solanki also observed that pending legal proceeding against the corporate debtor, a limited and operational creditor has filed a case with the arbitral tribunal praying for arbitral award against Lucci Soya Limited. अब उसने पूछा क्या क्या? On the basis of above information and in the light of Insolvency and Bankruptcy Code 2016, answer the following. Whether the proposal of Mr. Solanki to include the equity share of the subsidiary company of Lucci Soya Limited as part of liquidation estate is tenable. क्या वो सही है? Yes.
नालायक। आपको मैंने वहां पर भी कहा था कि अगर आपके सब्सिडरी में होल्डिंग है, वो आपकी ही तो एसेट है, आपके राइट नहीं है, लिक्विडेशन एसेट का पार्ट नहीं बनती वो। अभी तुम बोल रहे थे क्या क्वेश्चन आसान बन रहे हैं, तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, अगर हम सब्सिडरी कंपनी में होल्डिंग कर रहे हैं, अगर हम सब्सिडरी कंपनी में हमारी होल्डिंग है, तो उसके ओनर तो हम ही है ना, तो हमारी वो ओनरशिप लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बनेगी। सिंपल सी बात है ये, ठीक है जी। नहीं विश्वास, एक बार आप खोल के देख लो सेक्शन नंबर 36, ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं हाउ शुड मिस्टर सोलंकी डील विद द डिमांड ऑफ अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर। बिल्कुल सही कह रहा है वो, बिल्कुल सही कह रहा है। अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर को गवर्नमेंट से पहले ही पेमेंट मिलती है, उसकी डिमांड हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एज पर सेक्शन नंबर 53 वाटरफॉल अरेंजमेंट में वो गवर्नमेंट से पहले ही आता है। फिर वेदर ए लिमिटेड विल सक्सीड इन द प्रेयर ऑफ एन आर्बिट्रल अवॉर्ड अगेंस्ट लुचिस हो या नहीं, जैसे लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो जाता है, मोरिटोरियम लग जाता है, कोई अपील इसके अगेंस्ट में नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन 6 नंबर का आपके सामने, ठीक है नहीं। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर का सीए फाइनल के अंदर बना हुआ है, बस वही। अब देखो इसका आंसर इस तरह से उन्होंने लिख के दिया था आपके सामने, पहले सेक्शन देखो उन्होंने लिख रखा है, आप अगर चेक करोगे देखो सेक्शन 36 लिक्विडेशन एस्टेट वाला, 53 वाटरफॉल अरेंजमेंट का, सेक्शन 33 सब सेक्शन 5 जिसके अंदर उसने ये बोला हुआ है कि मोरिटोरियम लग जाएगा जी। आपको सब सेक्शन याद नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सेक्शन 33 भी लिख सकते हो। ये आपके सामने ही तो है, तो सीए फाइनल क्या, तो आपका भी तो सेम लेवल ही तो होगा, और क्या होगा, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, बात ध्यान दो, ठीक है जी। चलो चलो जी, इधर देखो ध्यान से, अब वापिस आ जाओ, अब वापिस आओ, अभी आपका सेक्शन नंबर 53 पर वापिस आ रहा हूं जी मैं, ठीक है जी। अब 53 का एक डायग्राम हम बना लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है जी, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, पहले तो सेक्शन नंबर 41 एंड 42 तो जो लिखा है वो सेम ही कॉपी कर दो, ठीक है, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। सर उनके भी सेम आईबीसी, नहीं नहीं अपूर्वा, उनका सेम, उनका एक्चुअल में फॉरेन वाला आईबीसी है, यूएस से उनका आईबीसी आया है, नालायक। आईबीसी सेम है, सेम है एक्चुअल, नहीं नहीं एक्चुअल में क्या था मैं बताता हूं, सीए में क्या था, आईबीसी पहले क्या था, इलेक्टिव पेपर में था, मतलब जैसे आपके 5 पे ऑप्शन है, वैसे में 5 ऑप्शन थे, उसमें एक पेपर था इकोनॉमिक लॉ, इकोनॉमिक लॉ जो आप में है, उसमें आईबीसी आता था, उनके एग्जाम में 30 नंबर का, 30 उनका पूरा मॉड्यूल है आईबीसी का, भी उनके वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते थे, वो क्वेश्चन आपके सीएस के अंदर, आईबीसी का लो तो सब में सेम ही है ना, आईबीसी एक्ट में क्या फर्क आएगा, ठीक है, बस फर्क ये था कि उनके अंदर सिर्फ सेक्शन 77 तक था, सीआईआरपी सिर्फ 78 से लेकर 187 तक उनमें था नहीं, उसका रीजन भी था क्योंकि वो नोटिफाइड ही नहीं हुए पूरे। और अगेन सीए को भी अगर आके जाके काम करना है, वो नॉर्मली आईबीसी में किसका करना है, कंपनी। दिवालिया कौन हो रहे हैं, कंपनी। इंडिविजुअल कौन दिवालिया हो रहा है, और अगर इंडिविजुअल दिवालिया होगा भी तो फीस कितनी दे पाएगा वो। आज अगर मैं दिवालिया हो गया तो मैं क्या एक सीए को हायर कर सकता हूं, फीस ही कितनी, तो अगर मैं उसको हायर करूंगा भी तो मेरे पास आएगा भी नहीं, उसकी फीस ही कुछ नहीं होगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में काम ही किस केस में है, कंपनी वाले केस में है, ठीक है। 41 42 पहले लिख लिया वो, हाँ 41 40 तो हमने कर लिया था ना, तो 41 42 लिख डालो, देख हाँ एज इट इज लिख लो, उसमें कुछ है ही नहीं, 2 लाइन ही है बस। ठीक है जी,
लिख लोगे तो बता देना। देखो वैसे सेक्शन 53 जो है ना वो 10 से 15 मिनट का है, 10 से 15 मिनट से ऊपर है नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट हमारा 1.5 घंटा हो गया सेक्शन के ऊपर। बट मेरे को लग रहा है कि 1.5 घंटा हमारा सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना। अब उस 1.5 घंटे को मैं कंसाइज करने जा रहा हूं। ठीक है, उसका एक डायग्राम बनवाने जा रहा हूं बहुत बढ़िया सा, और फिर 10 मिनट के अंदर हम आईबीसी रिवाइज करेंगे सेक्शन 53। ठीक है, जो हमने 1.5 घंटे में किया उसको 10 मिनट में कोशिश करेंगे रिकॉल करने की हमने किया क्या। ठीक है जी, चलो एक बार पहले हेडिंग डाल दो, सेक्शन नंबर 53 जी। जी सेक्शन नंबर 53 दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट। अब लिखो यहां पे जी, द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ द लिक्विडेशन asset shall be distributed in the following manner, namely in the following manner namely। सर ऑपरेशनल क्रेडिटर की पेमेंट कैसे होगी, पॉइंट नंबर एफ, जहां पे लिखा हुआ है ना अदर ड्यूज एंड डेट जो होंगे वो सारे वहां पे सब आ जाएंगे जी। अब यहां पे लिखो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन है जी, लिखो CIRP कॉस्ट एंड लिक्विडेशन कॉस्ट पेड इन फुल, ये आपको पूरा पे करना है। सेकंड प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस में निकल के आ रहा है जी, सेकंड प्रेफरेंस में पहले में क्या आ रहा है, वर्कमैन ड्यूज फॉर द पीरियड 24 month preceding the liquidation commencement date। ठीक है, एंड सेकंड में debt owed to a secured creditors has relinquished security interest under section 52। ठीक है जी, रैंकिंग, if proceed
sufficient if proceed not sufficient. if proceed sufficient तो फुल पेड, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर नॉट सफिशिएंट तो इक्वल रेशो। ये निकल के आ रहा है। ठीक है। थर्ड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस निकल के आ रही है आपकी वेजेस एंड अनपेड ड्यूज टू एम्प्लॉइज other than workman 12 month preceding the liquidation commencement date। ये थर्ड प्रेफरेंस है। फोर्थ प्रेफरेंस फाइनेंशियल डेट ओ टू अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल डेट ओ टू अनसेक्योर्ड क्रेडिटर। फिफ्थ प्रेफरेंस गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ड्यूज लास्ट 2 ईयर और दूसरे में डेट ओ टू secured creditor any unpaid amount under enforcement of security interest। again ranking तो वही प्रोसीड अगर सफिशेंट है या नॉट सफिशेंट है। अगर प्रोसीड सफिशेंट है तो फुल पे, नहीं है तो इक्वल रेशो, इक्वल रेशो। सिक्स्थ प्रेफरेंस, सिक्स प्रेफरेंस में फिर यहां पे निकल के आ रहा है जी एनी रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो वर्कमैन बिफोर 2 ईयर ड्यूज, 2 साल से पहले के ड्यूज। एम्प्लॉय बियॉन्ड 1 ईयर ड्यूज। गवर्नमेंट बियॉन्ड 2 ईयर ड्यूज। ऑपरेशनल क्रेडिटर ड्यूज एटसेट्रा। ठीक है। आगे फिर आ रहा है लास्ट प्रेफरेंस, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, सेवंथ प्रेफरेंस है प्रेफरेंस शेयर होल्डर इफ एनी, अगर है उस कंपनी में तो। और फिर लास्ट है एट्थ प्रेफरेंस
इक्विटी शेयर होल्डर और पार्टनर्स, as the case may be, as the case may be। ठीक है, ये आपका पॉइंट निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है नी, इसके सब सेक्शन 2 में लिखा है तुम्हारा कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हो, लिखना हो लिख लेना जी। एनी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इज void means सब सेक्शन 1 will prevail, वो प्रिवेल करेगा। और तीसरे में क्या लिखा हुआ है, फी पेबल टू लिक्विडेटर shall be deducted proportionately from the proceed payable to recipients, payable to recipients। ठीक है, तो ये आपके 3 सब सेक्शन निकल के आ रहे हैं जी। क्लियर है? ठीक है, अब इसी के नीचे आप सेक्शन 52 का एक डायग्राम बना लो। पावर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब इसको ना मैं 9 सब सेक्शन में नहीं लिखवा रहा, इसमें 2 ही बातें हैं, रिलिंकिश और इनफोर्स, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा रहा हूं आपको। ठीक है जी, अब लिखो यहां पे जी। अब लिखो जी, ए secured creditor who seek to realize its security interest under section 52 of IBC shall intimate to liquidator of the price at which he propose to realize its security interest। अब यहां पे 2 बातें हैं, यहां तक हो गया। इसमें जो पॉइंट नंबर 2 लिख लो, एरो लगा दिया, चलो कोई बात नहीं, लगा दी तो काट दो, ये नहीं लगाना। ठीक है जी, अब यहां पे लिखो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैज 2 ऑप्शन। दो ऑप्शन है उसके पास, relinquish its
सिक्योरिटी इंटरेस्ट और रियलाइज इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट, या तो रिलिंकिश या रियलाइज। अब अगर रिलिंकिश इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट छोड़ दिया तो फिर पेमेंट टू सिक्योर क्रेडिटर एज पर सेक्शन 53(2) है ना, क्लोज नंबर बी का सेकंड पॉइंट। 53(2) का क्लोज नंबर बी का सेकंड पॉइंट। और अगर वहां पूरी नहीं मिल रही तो फिर कहा जाएगा एफ। ठीक है जी, फर्स्ट सेकंड सेक्शन 53(2) का क्लोज नंबर एफ, इफ नोट ना, नहीं, हाँ 50 सब सेक्शन तो 1 ही है ना। ठीक है, इफ नॉट फुली पेड, अगर फुली पेड नहीं हुआ वहां पे तब एफ में आ जाओगे आप। इफ नॉट फुली पेड अंडर .53(1)(b)(2), लो पूरा लिख दिया। तुम नालायक हो, कहोगे कहां फुली पेड नहीं हुआ, तो मैंने लिख दिया कि अगर यहां फुली पेड नहीं हुआ तब एफ में आ जाओगे। ठीक है जी। और अगर तुमने रियलाइज कर दिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट तो दो केस हैं। अब दो केस कौन से हैं जी? वेयर द अमाउंट रियलाइज इज इन एक्सेस ऑफ द डेट, उससे ज्यादा है। where the amount realize less than the amount of debt। ठीक है, या तो ज्यादा होगा या क्या होगा जी, एक्सेस होगा, या क्या होगा, लेस देन होगा। दो ही केस होंगे जी आपके। अब अगर ज्यादा है तो गवर्नमेंट ने कहा जी दी सिक्योर्ड क्रेडिटर फर्स्ट recovered his debt and excess portion shall tender to liquidator, that is return to liquidator and part of liquidation estate। और अगर कम है, अगर मान लो कम है तो क्या होगा, तो अब जो अगर कम है तो फिर बैलेंस पेमेंट कहां मिलेगी उसको, ई में। अच्छा, क्या एफ में भी जा सकता है वो? इस पे तो मुद्दा छिड़ा था हमारा, क्या एफ में भी जा सकता है वो? क्या एफ में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, उसको कुछ बचेगा कैसे? और अगर बचेगा तो इसका मतलब प्रोसीड ही पूरी नहीं है। अगर वो बचेगा तो फिर तो प्रोसीड ही पूरी नहीं है। सर यहां पे कोई 1 साल 2 साल की लिमिट नहीं है ना,
यहाँ पे। और आप अगर ध्यान से देखो, प्रॉब्लम पता है क्या, आप सब कुछ सही करते हो, आप यहाँ पे एक्ट बस ध्यान से नहीं पढ़ रहे। उसने लिखा है कि अगर तुम्हारा पैसा जो बच गया है, जो अनपेड डेट है, वो 53E में मिलेंगे। उसने कहीं एफ यहाँ पे क्यों नहीं जोड़ा? अगर वहां एफ में जाना होता तो वो एफ भी कहता ना। और अगर मैं कह रहा हूं एफ में जाता भी है, तुम कह रहे हो कि जाएगा, तो भी मैं उसको एफ में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि एक्ट में उसने क्लियरली ई लिखा है कि पेमेंट जो मिलेगी उसको 53(1) में मिलेगी। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। यस, तो अब यहां पे आ जाओ जी, लिखो दी अनपेड डेट ऑफ सच secured creditor shall be paid by the liquidator in the manner specified under section 53(1)(e। उसके अंदर आपको पेमेंट करी जाएगी। बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है जी। और एक सेकंड पॉइंट यहाँ पे, ये सेकंड पॉइंट था, तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे और लिख लो फटाफट से जी। इफ इन द कोर्स ऑफ रियलाइजिंग ए secured asset any secured creditor faces resistance from the corporate debtor, the secured creditor may make an application to the NCLT to facilitate the realization of such security interest। ठीक है नी, ये आपका अब जाके सेक्शन नंबर 52 और 53 खत्म हो चुका है। ठीक है, 54 भी खत्म करते हैं, लिक्विडेशन हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिक्विडेशन के प्रोसेस हमारे खत्म हो जाएंगे। जो 43 44 है, वो बीच वाले सेक्शन जो है वो लिक्विडेशन के नहीं है, वो उससे इंटरलिंक करते हैं, प्रोसेस के अंदर वो कवर नहीं होते। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब 54 में एक बात बताओ, अब सारा पैसा बट गया, अब क्या होगा जी? बस कंपनी बंद करो, आगे चलो। अब आगे लिखो जी, सेक्शन नंबर 54 एक बार देख लो, यहां पे एक बार आओ। 54 एक बार फटाफट से पहले, बिल्कुल छोटा सा ही है। अब वो कहना चाह रहे हैं वेयर द एसेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर हैज बीन कंप्लीटेड लिक्विडेटेड। ठीक है, वेयर द एसेट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर हैज बीन कंप्लीटली मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, द लिक्विडेटर शैल मेक एन एप्लीकेशन टू एनसीएलटी फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट, कि भाई साहब सब कुछ बट गया, अब इस कंपनी को बंद करो। द एनसीएलटी शैल एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय लिक्विडेटर अंडर सबसेक्शन 1 ऑर्डर दैट द कॉर्पोरेटर शैल बी डिसॉल्व फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर एंड द कॉर्पोरेट डेटर शैल बी डिसॉल्व अकॉर्डिंगली। तो मतलब वो क्या करेगा जी, वो कॉर्पोरेट डेटर शैल बी डिसॉल्व फ्रॉम द डेट ऑफ दैट, जिस दिन वो ऑर्डर पास करेगा उस दिन से वो डिसॉल्व हो जाएगा, एंड कॉर्पोरेट डेटर शैल बी डिसॉल्व अकॉर्डिंगली। मतलब उसके जो भी वो मतलब लिखेगा, पैटर्न लिखेगा, उसके अकॉर्डिंग वो डिसॉल्व कर देंगे। फिर एक कॉपी ऑफ एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी विदिन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर बी फॉरवर्डेड टू द अथॉरिटी विद द कॉर्पोरेट एड्रेस रजिस्टर्ड, मतलब आरओसी को 7 दिन के अंदर अंदर वो कॉपी दे दी जाएगी। इस कंपनी का नाम अपने वहां से हटा दो, ये कंपनी डिसॉल्व हो चुकी है। आज अगर आप चेक करोगे यार, कई जितनी भी कंपनी डिसॉल्व हो चुकी हैं, आप अगर एमसी की साइट पर जाकर चेक करोगे, उसका नाम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंपनी बंद हो चुकी है, तो वो नाम भी खत्म हो चुका है, ये बात ध्यान दो। और लिक्विडेशन पता है, वैसे लिमिट जो है लिक्विडेशन विद इन 1 year कंप्लीट हो जाना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। 1 साल की लिमिट होती है। लिक्विडेशन जब स्टार्ट हुआ था, जब से ऑर्डर आया था, वहां से विद इन 1 year लिक्विडेशन प्रोसेस पूरा खत्म हो जाना चाहिए, ये बात लिखी हुई है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। अब ये तीनों पॉइंट लिख डालो और खत्म करो इसको फटाफट से, यहीं से देख के लिख लो बस। ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्या क्या लिखना है जी। पहला तो पूरा ही लिखना है।
लो जी बस जी। वो तो अलग आ गए हमारे, मेन होते लीगल फीस हो गया, फाइलिंग फीस हो गया, ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट है। क्या चीज? उनको तो सैलरी मिलेगी ना, वो दूसरे नंबर पे तो आ रहे हैं, दूसरे तीसरे नंबर पे तो उनका ही नाम है। देखो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट में क्या क्या आएगा, आपका एक सेक्शन डिफाइन करता है डेफिनेशन के अंदर, वो क्लियरली कहता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट में ये आएगा। ठीक है जी। अब जो उसके अंदर कवर होगा वो यहां पे आएगा। अब वर्कमैन एस तो आपका हो गए मटेरियल, मटेरियल भी जरूरी है, बिजली भी जरूरी है, फिर तो सब कुछ पहले पॉइंट नंबर 1 में आ गया, फिर बचा क्या? फिर तो पॉइंट नंबर 1 के अंदर आ गया ना। तो मेनली गवर्नमेंट ने कहा भाई जो हमने इंसॉल्वेंसी कॉस्ट का पार्ट बनाया है एज पर दिस डेफिनेशन वो है बस, बाकी वर्कमैन और एम्प्लॉय तो वैसे हम दूसरे नंबर पे लेके आ रहे हैं। भाई कम से कम इतनी प्रोसीड तो होगी ना कि उसको मिल जाएगा। अगर मान लो इतनी प्रोसीड ही नहीं है, फिर कंपनी का सीआईआरपी ही क्यों किया? फिर तो कंपनी पहले ही बंद कर देते। ठीक है, तो ऑलवेज चौथे पांचवें नंबर तक तो बात पहुंच जाती है। दिक्कत जो आती है वो लास्ट वाले जो इक्विटी शेयर होल्डर है या प्रेफरेंस होल्डर है उनको दिक्कत आती है। उससे पहले तक कुछ ना कुछ रिकवरी हो जाती है। आप चेक करो, जब मैंने कहा था कि रेजोल्यूशन प्लान आएगा उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर की पेमेंट होगी नहीं होगी वो भी चेक करते हैं ना। तो मतलब यहां तक तो श्योरिटी है कि बात पहुंचेगी पहुंचेगी। तो फिर एम्प्लॉय और वर्कमैन तो उससे पहले ही आ गए, तो उनको तो मिल ही जाना है पैसा। ठीक है जी। तो अब जाके हमारा लिक्विडेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है और काफी टाइम लग गया हमें एक सेक्शन कंप्लीट करने में 53। बट हाँ, अब अगर इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो मेरे ख्याल से आप गलती नहीं करोगे अब जी। ठीक है जी। अब एक बार फटाफट से बस इसको जाते जाते फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कंसाइज वे में कि अभी तक हमने क्या क्या किया है जी। ठीक है, और देन फिर क्लास को पैक करेंगे। अगली क्लास में आपको एक तो सेक्शन नंबर 43 तो चल ही रहे हैं वो, अगली नेक्स्ट क्लास में आपको मैं फास्ट ट्रैक सीआईआरपी कंप्लीट करवा दूंगा। उसके 2-3 सेक्शन ही हैं। ठीक है जी। उसके मेरे ख्याल से 50 आई थिंक 54 तक है ना ये, तो सॉरी 53 तक ही हो गया ना, 54 हो गया तो 56 से मेरे ख्याल से वो स्टार्ट हो रहे हैं। 55 से फास्ट ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। 55, 56, 57, 58 आई थिंक 3-4 सेक्शन ही है बस। ठीक है, उसकी रेगुलेशन में सिर्फ टाइम लिमिट है। ठीक है ना, जो कि मतलब जो भी टाइम लिमिट है उसके, जैसे यहां पे आपको 180 है प्लस 90 है, वहां 90 प्लस 45 है। ठीक है ना, वैसे वो एग्जाम के लिए क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन में भी सीआर के अंदर बन जाए, आईबीसी के अंदर उसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो वही करनी है। रेगुलेशन देखो, रेगुलेशन वैसे अगर आप चेक करोगे लिक्विडेशन की रेगुलेशन अलग है, सीआईआरपी की अलग है और पीपीआईआरपी की अलग है, तो वो सारी रेगुलेशन हमारे काम की नहीं है। इतनी तो मॉड्यूल में भी नहीं दी हुई आपको। ठीक है ना, जहां जहां इंटरलिंक है रेगुलेशन का मेन बस वही हमें डिस्कस करनी है जी। ठीक है, वो तो फिर अब छोड़ दो उनको। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ जी, एक बार मेरे को फटाफट से गो थ्रू करवा दो सेक्शन नंबर 53 की सुपर फास्ट तरीके से, एक बार रिवीजन करते हैं। इधर देखो ध्यान से जी। अब सबसे पहली बात हमने यहाँ पे स्टार्ट किया लिक्विडेशन प्रोसेस। लिक्विडेशन प्रोसेस सेक्शन नंबर 33 से लेकर आपका सेक्शन नंबर 54 तक काम करता है। 33 में क्या आएगा, लिक्विडेशन ऑर्डर पास होगा। फिर 34 में लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट की जाएगी। 35 में क्या होगा जी, पावर्स किसकी होंगी, बोल लो ना, देख कम से कम देख के ही बोल दो एक बार दोबारा से। ठीक है ना, आपने देखो आपने पार्टिसिपेट करना है, मेरा काम जरूरी नहीं है, मेरा काम तो जो था वो हो गया। ठीक है, अब कोशिश करते हैं 7-8 मिनट के अंदर इसको रिकॉल करने की, और ये छोटी सी क्लिप मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा ताकि आपके 7-8 मिनट के अंदर फटाफट से रिवीजन हो जाए। ठीक है जी, चलो अभी हमने कंप्लीट किया लिक्विडेशन प्रोसेस जी। सेक्शन नंबर 33 से लेकर 54 तक जो भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे लिक्विडेशन प्रोसेस के हैं। फिर 33 के अंदर हमने कंप्लीट किया लिक्विडेशन ऑर्डर आएगा। 34 में लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट होगी। 35 में पावर ऑफ लिक्विडेटर की बात होगी। 36 में लिक्विडेशन एस्टेट बनेगा। 37 में किसकी होगी, पावर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। फिर 38, 39 में आपका कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम और वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम। सेक्शन 40 में क्या होगा जी, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ क्लेम। फिर आपका सेक्शन नंबर 41 में वैल्यू निकाली जाएगी और 42 में क्या किया जाएगा आपका,
42 में अपील, अगर आपको लगता है कि एप्लीकेशन मेरी रिजेक्ट हो गई है तो आप अपील कर सकते हो 42 के अंदर। फिर 43 से लेकर मैंने कहा था कि आपके 51 तक सेक्शन जो है वो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन के, अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन के, वो सारे अलग है। फिर हमने स्टार्ट किया उसके बाद सीधा सेक्शन नंबर 52 एंड 53 एंड 54। 52 में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है उसकी पावर लिखी है, 53 के अंदर क्या है, वाटरफॉल अरेंजमेंट है, और 54 में कंपनी का डिसोल्यूशन है। अब पहले हमने स्टार्ट किया 53 कहता है कि अगर किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखे वो सब भाड़ में जाए, जो भी मेरे पास पैसा होगा, जो पैसा मेरे पास आया है, उन पैसे को मैं यहां पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इसी सीक्वेंस में करूंगा और कोई सीक्वेंस में नहीं करूंगा। उसने बोला पहली पेमेंट मैं करूंगा, जितने भी इंसॉल्वेंसी की कॉस्ट है और लिक्विडेशन की कॉस्ट है, पहली पेमेंट उनको जाएगी। फिर दूसरा गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपके कोई वर्कमैन है, वर्कमैन के ड्यूज पिछले 2 साल तक के हैं, अगर 2 साल से पहले हैं वो मिलेंगे, पॉइंट नंबर एफ के अंदर मिलेंगे, 2 साल तक के आपको यहां मिल जाएंगे। उसके बाद वर्कमैन के साथ में कौन खड़ा है, सिक्योर्ड क्रेडिटर, जिसने अपना राइट सेक्शन 52 में क्या कर दिया था, रिलिंकिश। अब वो यहां पे कवर हो गया जी। अब गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, अगर तुम्हारी प्रोसीड सफिशिएंट है फिर तो इन दोनों को पेमेंट पूरी कर दो, अगर प्रोसीड सफिशिएंट नहीं है फिर इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये गवर्नमेंट ने यहां पर बोला। ठीक है जी। फिर अगला गवर्नमेंट ने बोला आपके एम्प्लॉइज के जो ड्यूज है पिछले 1 साल तक के, वो ड्यूज आप पे कर दोगे पॉइंट नंबर 3 के अंदर। अगर 1 साल से ज्यादा के हैं वो मिल जाएंगे, बट वो पॉइंट नंबर एफ के अंदर मिलेंगे, यहां पर 1 साल तक के मिलेंगे। फिर अगला पॉइंट निकल के आता है आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का फाइनेंशियल डेट, नॉट ऑपरेशनल डेट, फाइनेंशियल डेट आपको यहां पर मिल जाएगा। अब उसके बाद जो प्रोसीड बचेगी, देन फिर गवर्नमेंट ने बोला आपके गवर्नमेंट ड्यूज जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पिछले 2 साल तक के, और फिर साथ में कौन सा कवर है, सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी इनफोर्स कराई थी बट उनका कुछ अनपेड अमाउंट रह गया था, तो यहां पे हो जाएगा। अब यहां पे अगर प्रोसीडिंग पूरी है तो पूरा कर दो, अगर प्रोसीड्स पूरे नहीं है तो फिर इक्वल रैंक में करोगे। ये पॉइंट हमने यहां पे कंप्लीट किया। अगला फिर बच जाएगा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो भी आपके बैलेंस ड्यूज हैं, तो वो सारे के सारे होंगे वो यहां पे आपके मिल जाएंगे। अब बैलेंस ड्यूज का मतलब वर्कमैन के 2 साल से पहले वाले, ठीक है जी, उसके बाद एम्प्लॉय के 1 साल से पहले वाले, गवर्नमेंट के 2 साल से पहले वाले, और ऑपरेशनल डेट हो गया, जो भी ड्यूज आपके बैलेंस होंगे वो यहां पर आपको मिल जाएंगे। फिर अगला पॉइंट आता है कि अगर कुछ बच गया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर कुछ बच गया तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर, ये पॉइंट यहां पे लिखा है। फिर इसी सेक्शन में लिखा है कि अगर कोई तुम्हारा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट था उसको इग्नोर करेंगे, जो ये प्रेफरेंस है उसी की बेस पर हम पेमेंट करेंगे। फिर आगे लिखा हुआ कि जो भी इसकी कॉस्ट होगी लिक्विडेटर की, वो हर पर्सन के अंदर प्रोपोर्शनेटली बाइफरकेट की जाएगी, उसके बाद ही हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये बात ध्यान दो, ये हमारा 53 के सबसेक्शन 3 में लिखा था। अब सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर हमारे 52 पर 52 ने कहा सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपनी सिक्योरिटी को रिलिंकिश कर देगा या वो रियलाइज कर लेगा। अब अगर वो लिंकिश कर देगा, अपना राइट त्याग देगा, उसने अच्छी बात की है, उसका फायदा ये मिलेगा कि वो 53 के सब सेक्शन 1 के क्लोज नंबर बी के पॉइंट नंबर 2 में फॉल कर जाएगा, उसको पहली प्रेफरेंस दे दी जाएगी। मतलब पहले का मतलब दूसरी, सीआईआरपी के बाद उसकी प्रेफरेंस उसकी है। ठीक है। अगर वो राइट लिंकिश नहीं करता, कहता नहीं मेरे को अपनी रिकवर करना है, तो अगर उसने रियलाइज कर दिया, 2 केस होंगे, या तो पैसा ज्यादा होगा या पैसा कम होगा। अब अगर ज्यादा है अपनी रिकवरी पूरी करेगा, बैलेंस पेमेंट कर देगा लिक्विडेटर को, वो लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बन जाएगा। अगर पैसा कम है तो गवर्नमेंट ने कहा जो रिकवरी हो गई तो अच्छी बात है, अब बैलेंस जो रिकवरी बची है वो देखो 53 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर 5 ई, उसके पॉइंट नंबर ई में हम तेको अनपेड अमाउंट के अंदर पेमेंट कर देंगे। ई के सेकंड पॉइंट के अंदर हम वहां पर तेको पेमेंट कर देंगे। ये सारी बातें आपकी निकल के आती हैं। अब सारी पेमेंट हो गई, अब सब कुछ पेमेंट हो गई है। अब 54 में लिक्विडेशन डिसोल्यूशन ऑर्डर पास होगा। तुम एनसीएलटी को बोल दोगे कि भाई सब कुछ हो गया, लिक्विडेशन ऑर्डर पास, डिसोल्यूशन ऑर्डर पास कर दो। एनसीएलटी डिसोल्यूशन ऑर्डर पास कर देगा और फिर विद इन 7 डेज आप आरओसी को बता दोगे कि भाई साहब अब ये कंपनी बंद हो चुकी है, इसका नाम यहां से हटा दो। ये पूरे के पूरे आपके लिक्विडेशन के प्रोसेस निकल के आते हैं जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? तो 4 से 5 मिनट के अंदर लिक्विडेशन खत्म। ठीक है, क्या बात क्या चीज ये तो, हाँ वही तो हम नॉर्मल नहीं है, हम कौन सा, चलो जी। ओ माय गॉड, ठीक है जी। चलो तो इसके साथ हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो अब जाके पूरा खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में फास्ट ट्रैक, एक तो आपने घर से पढ़ के आना है सेक्शन नंबर आपने पढ़ के आना है जी 55। हेलो प्लीज,
सेक्शन नंबर 55, 56, 57, 58 ये चार ही सेक्शन है फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के, आपने चारों घर से पढ़ के आने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे और फिर इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे बस सब। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात हम करते हैं जी। लाइव वाले बच्चों को समझ में आ गया जी? एक बार लाइव वाले बच्चे ओके कर दें, लाइव वाले। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं परसों वाली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।